हेलो मेरे सीए में फाइनल के दोस्तों, कैसे हैं आप? आई एम श्योर आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रहा होगा। दिन रात आप काम कर रहे होंगे टुवर्ड्स योर सक्सेस। सो टू हेल्प यू इन योर सक्सेस, करेक्ट, हम लेके आए हैं एक छोटा सा रिवीजन लेक्चर दैट इज ऑन एसएफएम पेपर। और उसमें भी कौन सा टॉपिक रिवाइज करेंगे? पहले थियरी रिवाइज कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सी, थियरी रिवाइज करना जरूरी क्यों है? बिकॉज इस टॉपिक में से आपको एमसीक्यू में आते हैं कम से कम 2 या 3 मार्क्स। दैट मीन्स योर 6 मार्क्स आर गारंटीड, नंबर वन। एंड सेकेंडली, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल आता है, दिखता है, ऐसे लगता है कि हो जाएगा, बट देन कहीं ना कहीं कंसेप्ट में डेफिशिएंसी रह जाती है एंड देयरफॉर द न्यूमेरिकल में हो जाती है सिली मिस्टेक। एंड इसीलिए ये है क्विक छोटा सा वीडियो लाएंगे हम लोग, जहां पे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। द अदर नेम वी गिव हियर कैपिटल बजटिंग। सो मॉड्यूल में इसका नाम दिया गया है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, सो इसमें से एज आई सेड, न्यूमेरिकल एक 7 मार्क्स का हमेशा आएगा क्वेश्चन वन में, प्लस एमसीक्यू मिनिमम 2 और 3। ओके, सो कंसेप्ट इज द की। और अगर आपको एमसीक्यू में फुल मार्क्स लाने हैं तो एक ही रास्ता है, कंसेप्ट क्लैरिटी। आइदर न्यूमेरिकल में थियरी पूछ लिया तो अब कंसेप्ट क्लियर है, आप तुरंत 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। अगर न्यूमेरिकल में और एमसीक्यू में कोई न्यूमेरिकल छोटा सा पूछ लिया, जो हम देखेंगे किस टाइप का पूछते हैं, तो वो भी आपका तुरंत हो जाएगा एंड दोज एमसीक्यू मार्क्स आर योर्स। सी, इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जो एमसीक्यू के अपने 30 मार्क्स हैं, उन 30 में से करेक्ट फ्रॉम दो 30 मार्क्स आवर टारगेट इज एटलीस्ट मिनिमम 18 to 20 मार्क्स शुड बी आवर्स ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। आई एम श्योर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही है कि आपको उससे भी ज्यादा मिलेंगे, बट अपना एक बेयर मिनिमम कंजर्वेटिव टारगेट है 20 out of 30। So to achieve that target, plus for having the clarity in solving numericals, so let us first discuss the theoretical part of this chapter. And once we are done with the theoretical part, then we will go to the second part, which is the numerical part. Okay, so in this video, we are going to see the theory part. In the next video, we are going to see the calculation, that is the numerical part. ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटल बजटिंग। सो कैपिटल बजटिंग जैसे वर्ड आता है, इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हम इसको बोलते हैं कैपेक्स, या इन अकाउंटिंग लैंग्वेज वी कॉल इट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंट by an organization for long term prospects, the money which is spent for long term projects. So such investment, such expenditure और capital expenditure को हम बोलते हैं capital investment planning या capital budgeting. And the main criteria of this, why this topic is so important, and not just for our examination, this is important for industry as well, this is important for business as well. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखें यहाँ पे कि लार्ज फंड ऑफ मनी एंड लॉन्ग पीरियड के लिए सीट्स। अगर हम देखें तो अपना सीए में कोर्स जो है ना, दैट इज ऑल्सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे लिए। बिकॉज एज अ स्टूडेंट हम इसमें भी 3 4 5 साल इन्वेस्ट करते हैं। ओके, एंड हमारे इसमें मनी वैल्यू, मनी थोड़ा कम है, मनी इन्वेस्टमेंट इज लेस, बट द टाइम इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। And therefore, any student who is doing CMA, it's just like doing a capital budgeting exercise. It's just like doing a capital investment planning, जिसमें हम लोग अपने अगले 4 5 साल डिवोट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? 5 साल के बाद हमको चाहिए जबरदस्त पैसा। Correct? We want to earn a lot of money, but to earn money, we have to first invest. So as a student हम क्या करते हैं? हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं, एंड थोड़े से पैसे with respect to registration fees, coaching की fees, books वगैरह वगैरह. But in case of companies, correct, they invest a lot of money, they invest a lot of time and efforts, और इसीलिए ये डिसीजन लेने से पहले they have to be very very sure. और ये जो पूरा एनालिसिस कंपनी वाले करते हैं, उस एनालिसिस को हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फिर कैपिटल बजटिंग।
एंड द होल एनालिसिस, जो पैसा जाता है वो जाता है आज, लेकिन पैसा आएगा कब? पैसा आएगा फ्यूचर। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अभी, आप लोग अटेम्प्ट दे रहे हो अभी, कोई मई अटेम्प्ट दे रहा है, कोई जून अटेम्प्ट दे रहा है, कोई दिसंबर अटेम्प्ट दे रहा है, अटेम्प्ट दे रहे हैं अभी, लेकिन पैसा आएगा पास होने के बाद। And therefore, right now what you're doing is you are investing time and effort for a very, very bright and wonderful future. But before you do that, we have to do a lot of analysis. आपने obviously सोच समझ के प्लान किया होगा कि yes मुझे सीए में करना है। आपके सामने ऑप्शंस होंगे, कोई बोलेगा कुछ मत करो, सिर्फ बीकॉम करो, बैठ जाओ। Somebody might say no सीएस कर लो, किसी ने बोला होगा सीए कर लो, किसी ने बोला होगा एमए कर लो, एमकॉम कर लो, एमबीए कर लो। सो मेनी ऑप्शंस, और हर ऑप्शन में क्या है? हर ऑप्शन में है टाइम एंड एफर्ट एंड मनी। एंड सबको क्या चाहिए फ्यूचर में? बहुत सारे पैसे कमाने हैं। सो आपने भी सोच समझ के सीएमए का ऑप्शन चूज किया, अब फाइनल तक पहुंच गए, बेस्ट। अब जस्ट फ्यू मोर मंथ्स लेफ्ट एंड यू आर डन विद सीएमए एंड द अर्निंग पार्ट इज स्टार्टिंग। अभी लर्निंग चल रहा है, बाद में अर्निंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। और ये प्लानिंग करना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ कंपनीज जिन्होंने प्लानिंग बढ़िया की थी, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है एंड द प्लान गोज फॉर अ टॉस। सो फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इन दिस इज लार्ज irreversible commitment of resources, mainly paisa. So when you talk of resources, mainly you have to put in a lot of money. And जो प्रॉफिट्स हैं, रिटर्न्स हैं, वो रिटर्न्स हैं ऑब्वियसली अपने इंस्टीट्यूट के जैसे अनसर्टन, अपने क्वेश्चन पेपर के जैसे अनसर्टन, अपने रिजल्ट के जैसे अनसर्टन। लेकिन फिर भी हम एफर्ट डालते हैं बिकॉज वी आर पॉजिटिव पीपल। हम पढ़ाई करते हैं, जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि फ्यूचर हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ये पढ़ाई भी विद अ डायरेक्शन, विद अ स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। बिना प्लानिंग के अगर प्रोजेक्ट हो या बिना प्लानिंग के पढ़ाई हो, सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई whether it's a huge money investment project or whether it's a CMA final attempt, we have to plan, strategize, and then the chances of success will be very high. अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। रॉन्ग डिसीजंस कैन परमानेंटली हार्म अ फर्म्स प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कि कंपनी ने प्लानिंग किया था बट फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई एंड द कंपनी हैज गॉन डाउन बिग वे। चलो एग्जाम्पल, इन द अर्ली 2000 भूषण स्टील इन्वेस्टेड crores in capital expenditure for a massive expansion. ओके, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें हो गई डीलेज, नंबर वन। सेकेंडली, उन्होंने जो पैसा लिया वो बहुत ज्यादा लोन से लिया, देयर वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल लिवरेज, अ लॉट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, एंड बिकॉज इट्स अ स्टील कंपनी, स्टील इज अ साइक्लिकल प्रोडक्ट, तो जब इतना डिले हो गया, तो जब वो मार्केट में आने वाले थे एक्सपेंशन लेके, उसमें देर हो गई एंड तब तक ग्लोबल टर्न अराउंड लेकिन निगेटिवली हो गया। And that is why the company went into huge losses of more than 55,000 crores. Finally, the company was declared insolvent. फिर वो आईबीसी में चला गया and under IBC, Tata Steel acquired it in 2018. So otherwise a promising company, expansion, बैंक से लोन लिए बहुत बड़े बड़े, but the market अंदाजा चूक गया, delays हो गए, that means the whole implementation did not work well and they failed. And imagine the entire company is gone, company is taken over. In some cases दूसरी कंपनी ले लेती है, in some cases वो bankrupt करके ताला लगाना पड़ता है। तो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज इन्वेस्टमेंट डिसीजन उनका गलत हो गया, इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया, प्लानिंग गलत हो गया। एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज सो इम्पोर्टेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाम सुना होगा आपने, वीडियोकॉन। करेक्ट, फ्यू इयर्स बैक दे वर वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स। so वीडियोकॉन के आते थे एयर कंडीशनर्स, वीडियोकॉन के वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन टीवी, सो दे वर अ लीडर, अ टॉप प्लेयर इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो दैट वाज देयर मेन फोर्टे, बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ उनकी थी वीडियोकॉन।
लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अनरिलेटेड एरियाज में पैसे लगाए। कहाँ पे गए? उनको लगा टेलीकॉम में आएंगे, मतलब मोबाइल नेटवर्क में आएंगे, ऑयल एंड गैस में आएंगे, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, सो अलग एरिया में चले गए, बहुत पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया। एंड आपने सुना होगा या पता होगा या शायद नहीं पता होगा, बीच में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज अ टेलीकॉम 2G स्कैम। तो स्कैम में क्या हुआ, बहुत सारे कंपनीज के लाइसेंस ये सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए, तो इनका भी लाइसेंस वर्थलेस, फालतू हो गया। देन ऑयल एक्सप्लोरेशन, दूसरे देश में गए, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन महंगा पड़ा, उधर भी बहुत पैसा गया। और ये सब करने में क्या था, उनका जो मेन बिजनेस था उसके लिए पैसे बचे ही नहीं, बिकॉज सारे पैसे कहाँ चले गए, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन में, एंड बाकी प्लेयर्स मार्केट में आ गए। ये लोग किस में थे? एसी, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, एंड दैट इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। सो चाइनीज जापानीज कंपनीज आ गए और वीडियोकॉन को सुला दिया। The company declared insolvency with losses more than 60,000 crores. These are big players going down, huge companies going down because of wrong expansion, wrong diversification. एक और एग्जांपल, अलोक इंडस्ट्रीज, ये टेक्सटाइल में थे। नाउ दे वांटेड टू मॉडर्नाइज, न्यू टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, उसके लिए बहुत सारा पैसा लगाया, बट इतना लोन लिया, इतना लोन लिया, एंड मार्केट उतना बड़ा नहीं, कंपटीशन ऑब्वियसली है, एंड therefore 2008 में द ग्लोबल क्राइसिस आल्सो हिट देम। आपने पढ़ा होगा, दैट वाज अ ग्लोबल क्राइसिस, यूएस से शुरू हुआ, यूरोप में गया, इट हिट द एंटायर वर्ल्ड, एंड दिस कंपनी वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट विथ लॉसेस ऑफ 30,000 crores. Okay, so these are all top companies at one point, but because of poor planning, poor implementation, poor estimations, the company went down. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, these are just few for our understanding. चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। सो टाइप्स ऑफ प्रपोजल क्या होते हैं? एक होता है न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, न्यू प्लांट। सो न्यू प्लांट मतलब करना है, नहीं करना है, सिंपल, वेदर टू डू इट, नॉट टू डू इट, एक्सपांशन करना है, नहीं करना है। दूसरा रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ओल्ड मशीन आपका जाएगा एंड उसके बदले नया मशीन आएगा, दैट इज अनदर डिसीजन कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस, डिफरेंशियल एनालिसिस, कि पुराना मशीन ये चल रहा है, ये जाएगा, लेकिन वो भी काम कर रहा था, उसके बदले नया मशीन आएगा, वो महंगा पड़ेगा बट एफिशिएंसी ज्यादा है। सो कंपैरिजन क्या होता है, इफ द बेनिफिट्स ऑफ न्यू मशीन आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एंड इन कंपैरिजन विथ ओल्ड मशीन, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजंस। देन एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस, so product line is you adding new product or you set up a new assembly line. Then diversification into new products, so new product diversification means generally you go into unrelated areas, correct, you go into unrelated areas, that is diversification. अब जैसे जियो है अपना, सो जियो इज इनटू, जैसे हम जियो बोलते हैं तो सबके दिमाग में आता है मोबाइल नेटवर्क, बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, दैट मींस दे आर इन अ डिफरेंट एरिया। एंड जियो का ऊपर कौन है? रिलायंस है, सो रिलायंस इज इन ऑयल एंड गैस, जियो इज इन टेलीकॉम, जियो फाइनेंशियल इज डिफरेंट, एनबीएफसी में है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यू आर एंटरिंग इनटू डिफरेंट एरियाज। ओके, नाउ रिलायंस इज द बेस्ट एग्जांपल, टाटा आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। सो जितने भी ये हैं, रिलायंस एंड टाटा हैव डन एवरीथिंग एंड दे डू एवरी डे एज गुड एज, मतलब रिलायंस एक्वायर्ड नेटमेड्स, जो दवाई वाली है नेटमेड्स, वो रिलायंस ने खरीद लिया, डाइवर्सिफिकेशन, बट खरीद लिया मतलब पैसे दिए थे ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट खरीद लिया, सो अगेन खरीद लिया, न्यू इन्वेस्टमेंट। रिलायंस ने हैमलीज, जो खिलौने की वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉय शॉप इन द वर्ल्ड, हैमलीज ब्रांड, वो खरीद लिया रिलायंस ने, अगेन इन्वेस्टमेंट। So all these expansions, all these acquisitions, they also fall under capital investment projects. And now the analysis part, कि ये सब डिसीजन लेने से पहले किस किस टाइप का एनालिसिस करना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट आता है, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी वेरी क्विकली।
सो क्वेश्चन 1 जो अपना MCQ का है, दैट इज नॉर्मली फ्रॉम दिस चैप्टर, और उसमें भी क्या पूछते हैं वो, दे पूछते हैं PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो हम पढ़ेंगे, NPV, IRR, ये हम पढ़ेंगे क्विकली, फटाफट आपको आता है, बट जल्द से जल्द कंसेप्ट क्लैरिटी। बहुत बार क्या होता है, हमें से लगता है कि आता है, बट देन व्हेंस वी रिवाइज इट, किसी ने सवाल पूछ लिया ऐसा है तो क्या करेंगे, एंड देन यू आर लाइक नहीं वो तो मैंने सोचा नहीं था। सो दैट जो सोचा नहीं था वाला पार्ट है ना, दैट वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई इन दिस वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो एस्टिमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज पैसा। सो कितना पैसा जाने वाला है, फ्यूचर में कितना पैसा आने वाला है, उसका कैलकुलेशन, बिकॉज ये सारा खेल किसका है, सारा खेल पैसे का है। शुरू में जाता बहुत ज्यादा पैसा है, आता भी पैसा ही है, and therefore the whole calculation revolves around money and cash flow estimations. So the basis of all capital budgeting is accurate cash flow estimation and cash flows. We are talking about money. We are not purely talking of the profit. हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, EBITDA, EBIT, ऑपरेटिंग उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं जेब में कितना पैसा है, जेब में, दैट इज द होल आइडिया। आपको जब जॉब लगती है ना, तो आपको होता है एक पैकेज, मुझे ना 10 लाख का पैकेज मिला, मुझे 12 लाख का पैकेज मिला, somebody use the word CTC, बट फाइनली हमको क्या चाहिए, फाइनली चाहिए कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है, इन हैंड, हम जिसे बोलते हैं इन हैंड। सो इन हैंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पैकेज एंड ऑल दोज वर्ड्स। वैसे ही कैपिटल प्रोजेक्ट्स में भी प्रॉफिट यस, बट कैश, कितना कंपनी में कैश इनफ्लो होने वाला है, दैट इज द मेन पॉइंट, एंड इसीलिए कैश फ्लो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो टाइप के कैश फ्लोज हैं, वन इज आउटफ्लो जो शुरू में होगा, वन इज इनफ्लो जो फ्यूचर में आएगा। जैसे आप लोगों ने इंस्टीट्यूट की फीस भरी है, आउटफ्लो, आपने किताबें खरीदी है, आउटफ्लो, कोचिंग क्लास की फीस भरी है, आउटफ्लो, एग्जाम फीस भरी है, आउटफ्लो, और बाद में एक बार जॉब शुरू हो गया उसके बाद इनफ्लो ही इनफ्लो, इनफ्लो ही इनफ्लो। सो वी नीड टू नो बोथ ऑफ देम कि हमारा कितना पैसा जाने वाला है और कितना पैसा आने वाला है। ओके, सो फर्स्ट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो, obviously because this is a huge amount. Okay, it's a huge amount. Whenever you invest, whenever आप कोई कंपनी खरीदो, मशीन खरीदो, it's a huge investment. मतलब आपने सुना होगा जो मेडिकल कॉलेज जो फीस लेता है, अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं आया एंड देन यू हैव टू पे अ ह्यूज फीस टू अ मेडिकल कॉलेज, डोनेशन के नाम से, मैनेजमेंट फीस के नाम से। सो वेदर इट्स अ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट्स इमीडिएट आउटफ्लो, पैसे देते हैं। बट वो जो डॉक्टर बनने वाला है उसे पता है कि आज मैं इतना दे रहा हूँ, लाखों दे रहा हूँ, करोड़ों दे रहा हूँ, लेकिन वंस आई बिकम अ डॉक्टर, सो वापस रिकवरी भी होने वाली है, आई विल बी अ स्पेशलिस्ट, आई कैन चार्ज एंड आई विल रिकवर द मनी। बट इनिशियली क्या होता है, पैसे जाते हैं, उसे बोलते हैं आउटफ्लो। एंड देयरफॉर इनिशियल आउटफ्लो में क्या क्या आएगा फॉर अ प्रोजेक्ट, नंबर वन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ऑब्वियसली आई बाय अ न्यू मशीन, देन मशीन के साथ इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, करे कमीशनिंग वगैरह वगैरह, ऑल दोज आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन है, पुराना मशीन, बोला नया फोन लिया, तो नया फोन लिया तो पुराना फोन भी बेच दिया ना, तो नया फोन लिया हमने सपोज 30,000, लेकिन पुराना फोन बेच दिया 4,000, तो 30 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, एंड इसीलिए माइनस द सैल्वेज वैल्यू और द सेल ऑफ ओल्ड मशीन। कभी सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं, कभी स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, पर बेसिकली ये अपना पुराना मशीन बेच के कुछ पैसा आ जाएगा, तो अपना कॉस्ट से माइनस होगा। देन अगर पुराना मशीन बेचा है तो उस पर कभी कभी कैपिटल गेन पॉसिबल है, इनकम टैक्स में पड़ा है, देयर इज कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, तो वो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल गेन हुआ, लॉस हुआ ऑन द सेल ऑफ ओल्ड मशीन, दैट आल्सो हैज टू बी एडजस्टेड। अगर फायदा होता है तो टैक्स भरना पड़ेगा। इमेजिन मैंने मशीन थी अपनी, सो मशीन थी मेरी, मार्केट वैल्यू वाज 3 लाख, ओके, मार्केट वैल्यू 3 लाख, लेकिन इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स
बुक वैल्यू वाज 2 लाख, मतलब 2 लाख की पुरानी मशीन 3 लाख में बेची तो 1 लाख हो गया प्रॉफिट, कैपिटल गेन। उस कैपिटल गेन में टैक्स भरना पड़ेगा तो भी आउटफ्लो हो गया, सो इवन दैट टैक्स पेमेंट हैज टू बी एडजस्टेड। एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज अनदर थिंग कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, सो इनिशियली अलोंग विद द मशीन्स यू आल्सो रिक्वायर सम लिक्विडिटी, यू आल्सो रिक्वायर सम लिक्विड फंड्स। सी मशीन तो खरीद लिया लेकिन चलाने के लिए पैसे चाहिए ना, गाड़ी तो खरीद ली, डीजल भरने के लिए पैसा चाहिए। सो इन द इनिशियल स्टेजेस जो बिजनेसमैन होता है वो मशीन के साथ वर्किंग कैपिटल के लिए भी फंड्स इन्वेस्ट करता है। एंड इट्स अ यूनिवर्सल अजम्पशन कि जो वर्किंग कैपिटल हम शुरू में इन्वेस्ट करते हैं वही वर्किंग कैपिटल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट रिकवर हो जाता है, वापस आ जाता है। इसे हमेशा याद रखिए कि वर्किंग कैपिटल इन द इनिशियल स्टेजेस, ईयर जीरो, नॉर्मली बोलते हैं ईयर जीरो, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड, मतलब वो आउटफ्लो में जाएगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है देन वही वर्किंग कैपिटल ओनर रिकवर कर लेगा, मतलब ईयर 5, ईयर 7 जो भी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होगा तब वर्किंग कैपिटल को हम एज अ इनफ्लो रिकवरी में कैलकुलेट करेंगे। So it's a universal assumption कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड विल बी रिकवर। जैसे आज मशीन खरीदा, 5 साल बाद मशीन को हम सैल्वेज में बेच देते हैं स्क्रैप वैल्यू में, वैसे ही वर्किंग कैपिटल बाद में रिकवरी हो जाती है। दैट्स अ यूनिवर्सली असम्पशन, वो ध्यान में रखना है। सो ये हो गया आपका आउटफ्लो अभी के लिए। लेकिन सब चल रहा है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब ये सब हो रहा है अपने फ्यूचर के लिए। हम लोग सोच रहे हैं इनफ्लोस के बारे में कि अभी तो पैसा जाएगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड मच सर्टनली, अभी कितना जा रहा है दिख रहा है बिकॉज अभी हो रहा है। लेकिन जो 1 साल बाद आएगा, जो 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, हाउ टू फाइंड दैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसी में आपका जो एस्टिमेशन है, वहीं पे आपका जो करेक्ट रिस्क एनालिसिस है, दैट मैटर्स। प्रोजेक्शंस आर टू बी व्हाट कैन से वेरी वेरी क्लियर। जहां पे आप ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक जा सकते हो ना एकदम निगेटिव जा सकते हो, आपको सिर्फ लॉजिकल सोचना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर कैश फ्लोज। एंड फ्यूचर कैश फ्लोज आर ऑलवेज ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बिकॉज फाइनली जो पैसा जेब में आएगा, जो हम एंजॉय कर सकते हैं, जो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे जाता है, दैट इज द एंड। सब माइनस, सारे खर्चे माइनस कर दिए, टैक्स माइनस कर दिया, एंड तब जो बचता है दैट इज योर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। Then while doing this we have to consider depreciation, very important, non cash है, so it has to be added back. So बहुत सिंपल सा सवाल है कि सर अगर डेप्रिसिएशन को बाद में ऐड ही करना है तो उसे पहले माइनस क्यों करते हैं? तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है कि डेप्रिसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों किया? बिकॉज इट हेल्प्स अस इन सेविंग इनकम टैक्स। ओके, सो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउड है तो इसलिए माइनस किया, उससे अपना टैक्स बच गया। और फिर बाद में ऐड बैक क्यों किया? बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉन कैश, ना पैसे बाहर जा रहे हैं ना पैसे अंदर आ रहे हैं, सो डेप्रिसिएशन नॉन कैश है इसीलिए ऐड बैक। तो माइनस क्यों किया? बिकॉज टैक्स बचता है इसलिए माइनस किया। फिर से ऐड क्यों किया? बिकॉज कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं करता है इसलिए ऐड बैक किया। दैट इज द होल ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कुछ लोगों को ये पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो भी हो रिवाइज करते हैं। नाउ इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन्स, बोरोइंग्स, ठीक है। सो अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो इंटरेस्ट देंगे, बॉन्ड इशू किए हैं तो इंटरेस्ट देंगे, बैंक लोन लिया है तो इंटरेस्ट देंगे, डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट देंगे। सो इंटरेस्ट हम बोलते हैं इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, इट इज अ फाइनेंस चार्ज, इट इज अ फाइनेंस चार्ज एंड it is excluded, मतलब not considered in calculation of CFAT। तो CFAT का देखिए फॉर्मूला यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको, दो फॉर्मूले दोनों देखते हैं, we'll do the calculation। सो पहला फॉर्मूला है CFAT is equal to EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
into 1 minus tax rate and add back depreciation. तो डायरेक्टली ईबीआईटी में से ही हमने आगे निकल गए हम लोग, इंटरेस्ट को हमने इग्नोर किया। तो इग्नोर क्यों किया, इसीलिए नाम है इंटरेस्ट एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड करना मतलब इग्नोर करना, हटा देना। तो होता क्या है देखिए कि इंटरेस्ट है मतलब लोन है, लोन है मतलब डेट कैपिटल, डेट। हमने इंटर में पढ़ा ना, कॉस्ट ऑफ डेट, केडी, केई, और वहां से निकलता है डब्ल्यूएसीसी, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम यूज करते हैं इन डिस्काउंटिंग रेट। अपना जो टाइम वैल्यू कैलकुलेशन होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फॉर कैलकुलेटिंग डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, हमें वो रेट चाहिए होता है, और वो कौन सा रेट लेते हैं, डब्ल्यूएसीसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड आपको पता है कि डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेशन में वी कंसीडर केई, केडी एंड बाकी रिजर्व्स भी लेते हैं, प्रेफरेंस भी लेते हैं, वो सब ठीक है। बट हम लोग केडी कंसीडर करते हैं इन डब्ल्यूएसीसी, मतलब वहां पे ऑलरेडी हमने उसका इंटरेस्ट का टैक्स इंपैक्ट कंसीडर कर लिया है। तो अगर वहां पे भी हमने डब्ल्यूएसीसी में भी हमने अगर डेट का इंपैक्ट लिया है और यहां भी हम फिर से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तो क्या होगा, डेट का इंपैक्ट हम दो बार कंसीडर करेंगे, विच विल नॉट बी अ करेक्ट कैलकुलेशन। तो बिकॉज हमने डब्ल्यूएसीसी मतलब डिस्काउंट रेट में डेट को कंसीडर किया है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट मतलब डेट का जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। करेक्ट, ये हुआ उसका पहला लॉजिकल आंसर। और दूसरा लॉजिकल आंसर ऐसा है कि हमको इंटरेस्ट को क्यों हटा दिया, बिकॉज वी वांट टू सी प्योरली द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मतलब हमें वो लिवरेज इफेक्ट नहीं चाहिए सपोज, एंड फॉर दैट रीजन ऑल्सो हम लोग यहां से इंटरेस्ट को हटा देते। सो कैलकुलेशन कैसे होगा, दैट विल सी हियर। चलो चेक करते हैं कैलकुलेशन। ये देख, सपोज ये डेटा दिया हुआ, अगर टू फॉर्मूले, अगर डायरेक्टली ईबीआईटी है, वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1, एंड अगर पीएटी दिया हुआ है, सपोज कैलकुलेशन में दिया है पीएटी तक दिया हुआ डेटा है, तो हम लोग ये दूसरा फॉर्मूला करेंगे, दैट इज मेथड नंबर 2, and both the formulas are going to give you the same answer, obviously। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा फॉर्मूले, नीचे कैलकुलेट करके देखते हैं। डेटा दिया हुआ है, देखिए सेल्स, नाउ सेल्स आर गिवन 10 लाख, ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट आर गिवन 6 लाख, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन 1 लाख। सो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपको मिलेगा ईबीआईटी। हम लोग मेथड 1 ये वाला कर रहे हैं ऊपर का, ठीक है, 1 नंबर। सो मेथड 1 में सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, आपको मिलेगा ईबीआईटी विच इज 3 लाख, ओके, विच इज 3 लाख। 10 माइनस 6 माइनस 1। फॉर्मूला देखिए, ईबीआईटी में से टैक्स हटा दो, सो माइनस टैक्स, 30% रेट इज गिवन, सो माइनस 30% टैक्स, सो 3 लाख का 30% इज 90,000, ये हट गया, एंड देयरफॉर कितना आंसर आया अपना, 2,10,000। कितने बचे, 2,10,000 बच गए। इसमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को जोड़ दो, क्यों जोड़ दो, नॉन कैश है भाई ये, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसे जोड़ दो, कितना है डेप्रिसिएशन, 1 लाख, डेप्रिसिएशन इज 1 लाख, इसको जोड़ दिया, ओके, इसको जोड़ दिया है हमने, एंड देयरफॉर मेरा सीएफएटी आ गया है 3,10,000, ओके, 3FAT आ गया 3,10,000। दिस इज मेथड 1, ईबीआईटी से टैक्स माइनस से एड बैक डेप्रिसिएशन। अब सपोज आपको पीएटी तक दिया हो, नाउ इन दिस क्वेश्चन देखो, ईबीआईटी तो 3 लाख, चलो वहीं से शुरू करते हैं फिर से थोड़ा सा, ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं। तो ईबीआईटी सपोज दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया अभी 3 लाख, लेकिन यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन 50,000, सो 3 लाख में से इंटरेस्ट माइनस किया हमने 50,000, सो आगे मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 250,
उसमें से टैक्स माइनस करो, 30% इज गिवन, ठीक है। सो 250 का 30% दैट इज 75,000। चलो ये हट गया और आ गया P80। सो P80 आ गया 1,75,000, इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस, ठीक है। सो P80 आ गया 175। सेकंड फॉर्मूला प्लस डेप्रिसिएशन, चलो प्लस डेप्रिसिएशन, P80 प्लस डेप्रिसिएशन 1 लाख, इसको जोड़ दिया 1 लाख, प्लस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। अब इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट अमाउंट है 50,000, एंड 50,000 में से वो टैक्स का इम्पैक्ट हटा दो, बिकॉज ऊपर माइनस किया है, सो टैक्स का इम्पैक्ट हटा दो, एंड देयरफॉर इंटरेस्ट मैं लिखता हूं नेट ऑफ टैक्स, ओके, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। सो 50,000 में से 30% हटा दिया, सो कितना आएगा 35,000। अब कैलसिफाई करके को 50,000 माइनस 30%, टैक्स रेट इज गिवन, 30% हटा दिया, एंड नाउ ऐड करिए 175। ये देखिए इन तीनों को ऐड करना है, 175 प्लस 1 लाख इज 275, 275 प्लस 35 दैट इज 3,10,000। सो मेरा जो CF80 है दैट विल बी स्टिल द सेम 3,10,000। नाउ डेटा कैसे दिया हुआ है उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना। सो अगर डेटा में डायरेक्ट EBIT है तो लाइफ इज सिंपल, EBIT माइनस टैक्स रेट करके आएगा, प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ दो CF80। बट अगर क्वेश्चन में P80 तक वो लोग पहुंच चुके हैं तो P80 में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो और उसमें इंटरेस्ट अमाउंट माइनस टैक्स रेट करके जोड़ दो, एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ CF80, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और ये कैश फ्लो हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर वेरियस एनालिसिस। कैश फ्लो हम कंसिडर करते हैं फॉर पे बैक पीरियड, कैश फ्लो हम कंसिडर करते हैं फॉर NPV, PI, IRR, सबके लिए, एंड इसीलिए सही कैश फ्लो कैलकुलेट करना ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कैश फ्लो जो होता है प्रोजेक्ट के एंड में, उसे बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। सो टर्मिनल मतलब एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के एंड में भी कुछ पैसे आते जाते हैं। सो क्या आता जाता है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, सिंपल स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट। करेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट खत्म हो गया 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, तो जो मेरी एसेट थी वो एसेट में बेच दूंगा ऑब्वियसली। तो अगर एसेट बेचेंगे तो उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है इनकम टैक्स के एंगल से, तो इसलिए इंक्लूडिंग द टैक्स इम्पैक्ट। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन के हिसाब से, लॉस होता है तो उस हिसाब से, बट टैक्स का एंगल आपको कंसिडर करना है। एंड सेकेंड जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल, so working capital which was initially invested will be assumed to be recovered at the end of the project, and therefore recovery of working capital which was invested earlier। so ये होगा अपना end of the project के cash flows। ठीक है, इसको अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए now next part, now relevant versus irrelevant cost। now डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, ओके, देयर आर सर्टेन कॉस्ट जो इंपॉर्टेंट है, उनको बोलते हैं रिलेवेंट, दैट मींस उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में लेना है। एंड इररिलेवेंट मतलब वो दी हुई होती है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, दे गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, करेक्ट, बहुत सारा डेटा दिया है, ये भी अमाउंट दिया है, वो भी अमाउंट दिया है, बट हमें ये जानना है कि कौन सा अमाउंट लेना है, कौन सा अमाउंट छोड़ देना है। ओके, इसीलिए छोटा सा टेबल है कि व्हाट इज रिलेवेंट, व्हाट इज इररिलेवेंट। सबसे पहला है संक कॉस्ट। संक मतलब वो ऑलरेडी डूब चुका है, ऑलरेडी इनकर्ड, एंड देयरफॉर से क्या करना है, इग्नोर, इसे करना है इग्नोर, जो कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, मींस फॉर एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज मैं एक काउंसलर के पास गया, करियर काउंसलर, एंड करियर काउंसलर को मैंने पूछा कि मुझे साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, तो उसने बहुत सारे टेस्ट लिए वगैरह वगैरह वगैरह, और मुझे बोला कि तुम कॉमर्स में जाओ। मैंने बोला ठीक। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि
उसने बोला मुझे कॉमर्स में जाओ, मैं आगे कॉमर्स में जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। उसने बोला कॉमर्स में जाओ, सीए में करो, मैं आगे क्या करूंगा दैट इज माई डिसीजन। बट जो मैंने उसको फीस दे दी है वो तो फीस वापस नहीं आने वाली है। That means what I am going to do in the future is not going to be affected, and that sunk cost जो मैंने उसको दी है that cost is not going to change, वापस नहीं आने वाली वो। तो उसके बारे में मत सोचो, आगे के बारे में सोचो कि अगर मेडिकल में जाओगे तो इतना खर्चा है, फिर कॉमर्स में जाओगे और कॉमर्स में इधर जाओगे तो इतना खर्चा है, एमबीए में जाओगे तो उतना खर्चा है। आगे का सोचो, पहले का चला गया। सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिट सैक्रिफाइस्ड से हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, and the moment we choose one option we sacrifice the other option। मतलब मैंने सीए में करने का डिसाइड किया, इसका मतलब मैंने एमबीए छोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब एमबीए करके जो मुझे सैलरी मिलती वो सैलरी मैंने सैक्रिफाइस कर दी बिकॉज आई डिसाइडेड टू डू सीए में। and therefore in my analysis I have to consider the salary of MBA sacrificed, जरूरी है ये कैलकुलेशन में। and therefore whether it is important, yes, पहले वाला नॉट इम्पॉर्टेंट, दूसरा वाला इम्पॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तीसरा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कैश फ्लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं पेट्रोल कार, या फिर दूसरा ऑप्शन है डीजल कार, या तीसरा ऑप्शन है ईवी। वन टाइम तो कार की कॉस्ट हो गई, लेकिन अगर पेट्रोल लेता हूं तो फ्यूचर में पेट्रोल का खर्चा आएगा, या फिर डीजल का खर्चा आएगा, या अगर ईवी लिया तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग का खर्चा आएगा। प्लस अगर ईवी लेता हूं तो बैटरी का कुछ लाइफ होता है, 4-5 साल बाद वो बैटरी रिप्लेसमेंट या कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है बाद में। पेट्रोल डीजल कार में वो आगे खर्चा नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल कार में अभी पेट्रोल डीजल महंगा है, ईवी में अभी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, बट ईवी में आगे 4-5 साल के बाद कुछ बड़ा खर्चा आ सकता है बैटरी रिलेटेड। सो वेदर वी हैव टू कंसीडर दैट, द आंसर इज यस, वो एक्स्ट्रा आने वाला है, एक्स्ट्रा है वो फ्यूचर में आएगा। सो डू वी हैव टू कंसीडर, यस, कंसीडर दैट। कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड, सो कमिटेड का मतलब है कि ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया। ओके, ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया। सो देन उसके बारे में डिसीजन मेकिंग में नहीं सोचना है। मीन सपोज अगर हम कोई एक फंक्शन के लिए हमने खाने के ऑर्डर दी है, तो हमने उसको बोला है भाई 50 लोगों का खाना भेजो। अभी एक्चुअल लोग 40 ही आएंगे, तो मुझे खाने का पैसा तो पूरा देना है ना 50 लोगों का, मैंने कमिट किया है आई विल पे यू फॉर 50 प्लेट्स। एंड देयरफॉर एक्चुअल 40 है या एक्चुअल 45 है, डजेंट मैटर, आई हैव टू पे फॉर 50। सो कितने लोगों को बुलाना है, किसको बुलाना है, मतलब मौसी को बुलाऊं या फिर बुआ को बुलाऊं या दोनों को नहीं बुलाऊं, 50 प्लेट तो देना ही है मुझे पैसा। तो मेरे डिसीजन मेकिंग किसे बुलाऊं इज नॉट गोइंग टू चेंज वो 50 प्लेट का कमिटमेंट। एंड देयरफॉर कमिटेड है, मेरे डिसीजन से 50 प्लेट कम नहीं होने वाले, देना ही है पैसे। सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय माई डिसीजन, उसे कंसिडर मत करो। एंड वर्किंग कैपिटल, यस इट्स द लिक्विडिटी, जो ऑब्वियसली है बिकॉज ऑफ माई प्रोजेक्ट ये पैसा आएगा जाएगा। तो लिक्विडिटी तो करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, डेटर्स, यस, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, सो एग्जांपल देते हैं अभी। इन रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज संक कॉस्ट, जानबूझ के देते हैं वो लोग, रिप्लेसमेंट का न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग आगे इसमें। तो रिप्लेसमेंट में जानबूझ के देते हैं रियलाइजेबल वैल्यू आज बेचेंगे तो ऐसा है, और इसकी ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल कितने में लिया था डजंट मैटर, डजंट अभी कितना मिलेगा दैट मैटर्स। पहले क्या थी, इग्नोर, सम कॉस्ट इज इग्नोर्ड। क्या लेना चाहिए, आज, आज कितना मिलेगा, आज की सैल्वेज वैल्यू, आज की रियलाइजेबल वैल्यू, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। ओके, सो इंपॉर्टेंट है दोनों के आंसर, एमसीक्यू पूछा इग्नोर कंसीडर, या फिर कैलकुलेशन में डेटा दिया है लेकिन हर डेटा उठाना नहीं होता, हर डेटा उठाना नहीं होता। सामने भजिए का प्लेट रखा है, भजिए के साथ मिर्ची रखी हुई है, जस्ट बिकॉज भजिए के साइड में मिर्ची रखी हुई है जरूरी नहीं है खाना है उसे। अगर आपको मिर्ची से एलर्जी है, जस्ट बिकॉज बगल में रखी है प्लेट में मत उठाओ। ऐसा ही डेटा का होता है, जस्ट बिकॉज डेटा दिया है दैट डजंट मीन वो आपको यूजफुल है।
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कौन सा डेटा लेना है, कौन सी इंफॉर्मेशन छोड़ देंगे. दैट इज व्हाई दिस टेबल इज हेल्पफुल. Now, once we understand all the cost and what cost to be taken, what cost not to be taken, now comes the analysis. अभी आता है एनालिसिस टेक्निक्स. कुछ कुछ इजी वाले हैं वो हम जल्दी जल्दी चले जाएंगे, और कुछ नए वाले हैं थोड़े अलग हैं, दैट विल पुट सम मोर टाइम. सो एनालिसिस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. एक है नॉन डीसीएफ, मतलब जिसमें टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं होता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें टाइम वैल्यू कंसीडर होता है. टू ब्रॉड क्लासिफिकेशंस, विदाउट टाइम वैल्यू जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल, विद टाइम वैल्यू मॉडर्न. एंड उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं दैट विल सी. चलिए, पहला मेथड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR. सबसे इजी सबसे इजी, एंड इतना इजी है कि एग्जाम में शायद पूछेंगे भी नहीं. दैट्स हाउ इजी इट कैन बी. ठीक है, ARR फॉर्मूला है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दो नाम है इसके. अकाउंटिंग रेट बिकॉज ये प्रॉफिट लेता है. ओके, इंपॉर्टेंट, ये प्रॉफिट कंसिडर करता है, कैश फ्लो नहीं. सो फॉर्मूला भी देखो, एवरेज एनुअल PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा. एंड डिसाइड कैसे करना है, सी एवरी बिजनेसमैन हैज अ टारगेट ROI. ये नाम सुना है हमने, ROI. सो मेरा अगर ROI एक्सपेक्टेड है 15% और ये प्रोजेक्ट का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है 17%, देन आई विल एक्सेप्ट इट. सिंपल रूल है, एक्सेप्ट इट इफ योर एक्चुअल इज मोर देन द टारगेट. जितना आपका मिनिमम कट ऑफ रेट का मतलब है जितना आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड था, उससे अगर आपको ज्यादा मिलेगा तो आप एक्सेप्ट कर लो. कम मिल रहा है छोड़ दो. देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपैरिजन है दो प्रोजेक्ट का. अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो मुझे इतना चाहिए, इतना मिल रहा है, सिंपल. अगर दो प्रोजेक्ट है तो दोनों में जिसको ज्यादा है दैट विल बी सिलेक्टेड. सो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है आइदर वन, दोनों में से एक ही चूज करना है. आइदर वन, और बेटर वर्ड इज एनी वन. दो प्रोजेक्ट है, तीन प्रोजेक्ट है, तीन में से एक ही चूज करना है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो ऑब्वियसली हायर वन. सो उसमें दो कंडीशन है, एक तो जितना कम से कम चाहिए उससे ऊपर होना चाहिए, और सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे हाईएस्ट होना चाहिए. तो मेरा कम से कम था, टारगेट मिनिमम था 12. मेरे सामने तीन प्रोजेक्ट है ABC. अब ABC में से जो हाईएस्ट है वो है 18, तो 12 से भी ऊपर है और ABC में भी ऊपर है. सो सिलेक्ट द प्रोजेक्ट. एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूला है, उसके अगेन टू वेज ऑफ फाइंडिंग इट. नंबर वन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू. सैल्वेज मतलब एंड ऑफ द लाइफ. अगर आज की कॉस्ट है 10 लाख और लाइफ के बाद अगर 2 लाख मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो 10 लाख माइनस 2 लाख कितने हुए, 8, डिवाइड बाय 2, हाफ, डिवाइड बाय 2. जो आंसर आएगा 4 प्लस सैल्वेज वैल्यू 2 लाख. ओके, सो एग्जांपल लेते हैं. सपोज आज की कॉस्ट है 10 लाख, माइनस सैल्वेज वैल्यू है 5 साल बाद 2 लाख. यू डू दिस, इसका होगा हाफ, एंड जो भी आंसर आएगा प्लस सैल्वेज वैल्यू से 2 लाख. सो 10 माइनस 2 8, 8 अपॉन 2 4, 4 प्लस 2 6 लाख will be considered as the average investment. एंड न्यूमरेटर तो सिंपल है, एवरेज PAT 5 साल है, 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 5, सिंपल. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एवरेज इन्वेस्टमेंट. दूसरा मेथड भी है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग अ सिंपल एवरेज ऑफ द बुक वैल्यू. थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड. इसमें क्या करते हैं, हर साल, ठीक है, हर साल का ओपनिंग WDV, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर आपको मिलेगा क्लोजिंग WDV, उसका एवरेज. और ऐसे 5 साल करना है, मतलब हर साल ईयर 1, सपोज 10 लाख का एसेट है तो इस साल का डिप्रिसिएशन है सपोज 2 लाख, सो 10 माइनस 2 8, सो 10 प्लस 2 ये 40 साल का हो गया. देन अगले साल का WDV हो गया 8, 8 में से 160, तो डिफरेंस ऐसे करते करते देन यू टेक द एवरेज. दिस इज अनदर मेथड. करेक्ट. सो ऊपर वाला इजियर है,
वी कैन यूज दैट। अब ARR मेथड एडवांटेज क्या है? इजी टू कैलकुलेट, पूरा प्रोजेक्ट कंसिडर होता है एंड अकाउंटिंग का डेटा लेते हैं। बट ये जो एडवांटेज है अकाउंटिंग का डेटा लेते हैं, वो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इग्नोर्स कैश फ्लो। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना ये मेथड यूज होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। एंड दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, इग्नोर्स टाइम वैल्यू, मतलब जो सत्य है, जो रियलिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू कम होती है जैसे जैसे आगे जाते हो, ये जो सच है इसी को ये इग्नोर करता है। एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर इन प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। देन सेकेंड मेथड इज सिंपल पेबैक पीरियड। अब पेबैक में दो वर्जन है, अगर टाइम वैल्यू यूज करते हैं तो डिस्काउंटेड बोलते हैं, विदाउट टाइम वैल्यू होता है तो सिंपल पेबैक पीरियड। सो पेबैक पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। आई विल नॉट गो मच इनटू डेप्थ, इजी टॉपिक है, सबको आता है। अगर यूनिफॉर्म है, हर साल सेम आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट लाइफ है 12 लाख, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 12 लाख एंड हर साल आ रहे हैं 2 लाख, यूनिफॉर्म हर साल 2 लाख, तो कितने साल में पैसा रिकवर हो जाएगा? 6 साल में पैसा रिकवर हो गया, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, सिंपल। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही, हर साल सेम ही पैसा आए। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको फिर हर साल का अलग कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव लेके कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अगेन डिसीजन क्या है? पेबैक पीरियड। अगर जो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, अगर लाइफ के पहले रिकवर हो रहा है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर उसके आगे जा रहा है, इमेजिन लाइफ है 5 साल और रिकवरी हो रही है उसके आगे, ऑब्वियसली कैंसल द प्रोजेक्ट। एंड रिकवरी द बेस्ट इज लोअर द पेबैक पीरियड, बेटर द प्रोजेक्ट। सो लोअर द पेबैक का मतलब है फास्टर, जितनी जल्दी पैसा रिकवर हो उतना बढ़िया है। फास्टर रिकवरी इज द बेस्ट प्रोजेक्ट। ऑब्वियस, कॉमन सेंस, करेक्ट आंसर। ना इसी पेबैक पीरियड के एक दो वेरिएशंस हैं, वो भी देखते हैं। कोई बोलता है पेबैक रेसिप्रोकल, उल्टा को, मतलब हमने क्या किया था, हमने किया इन्वेस्टमेंट अपॉन इनफ्लो, तो उसका उल्टा कर दो, उससे निकलेगा परसेंटेज। सो 1 डिवाइडेड बाय पेबैक पीरियड मींस, फॉर एग्जांपल अगर पेबैक पीरियड आया 5 इयर्स सपोज, तो हमने क्या किया 1 अपॉन 5 इयर्स, एंड 1 अपॉन 5 मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ गया? IRR, ROI ऐसे आता है। इट्स जस्ट अ, इट्स अ व्हाट यू कैन से, एक अंदाजा है, इट्स नॉट अ थंब रूल एज सच कि ऐसे करो करो प्रैक्टिकली, ये अंदाजा है। लेकिन एमसीक्यू के लिए अपने को चाहिए, अब प्रैक्टिकली करो या मत करो, हमको एमसीक्यू में मार्क्स चाहिए। सो अगर आपको पे बैक पीरियड दिया है और आपको पूछा कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट IRR, और आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, पे बैक दिया डायरेक्ट IRR पूछा है, तो कुछ नहीं, सिंपल है 1 डिवाइडेड बाय पे बैक ड्यूरेशन। सो अगर पे बैक पीरियड है 5 साल, सो 1 डिवाइडेड बाय 5, सो कितना हुआ 0.2, एंड 0.2 मतलब 20%, सो 20% विल बी योर अप्रोक्सीमेट IRR। तो ऐसा एमसीक्यू आ गया तो आपको पता है क्या होगा। देन दूसरा है पे बैक, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। बिकॉज वन ऑफ द ड्रॉबैक क्या था, पे बैक का एक ड्रॉबैक था कि एक बार रिकवर हो गया ना तो आगे कोई देखता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। सो सपोज अपना अगर प्रोजेक्ट है 10 लाख रुपए की वैल्यू है, ठीक है, और 3 साल के बाद आपका 10 लाख रिकवर हो गया, ठीक है। आई रिपीट द एग्जांपल, 10 लाख रुपए आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल, टोटल लाइफ 5 साल, जिसमें से 3 साल में ही आपका पे बैक पूरा हो गया। तो बचे हुए जो 2 साल है एक्स्ट्रा के, वो एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, पे बैक के बाद का प्रॉफिट, दैट्स ऑफ द कैलकुलेशन। ये हो गया लॉजिक, फॉर्मूला, टोटल CFAT। सो टोटल CFAT मतलब क्या है, पूरे प्रोजेक्ट का CFAT। सो अगर पूरे प्रोजेक्ट का CFAT है सपोज 12 लाख, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, सो 12 लाख माइनस 10 लाख, सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट पेबैक प्रॉफिट्स। वेरी सिंपल, आएगा एमसीक्यू, फुल मार्क्स। वंस यू नो द कंसेप्ट देन मार्क्स आर योर्स, ठीक है। चलिए, सो पेबैक पीरियड
शॉर्टर द बेटर, फास्टर द बेटर। अब जब पेबैक की बात हो रही है तो डिस्काउंटेड पेबैक भी देख लेते हैं ना। सिंपल पेबैक क्या है? सिंपल पेबैक इज विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट नाउ वी हैव टू सी टाइम वैल्यू, बिकॉज मैंने क्या बोला, टाइम वैल्यू ये अंतिम सच है। द वैल्यू ऑफ मनी इज गोइंग टू चेंज, और उसे कंसिडर करना कंपलसरी है। एंड इसीलिए पेबैक पीरियड, यस, सी जिसको रिस्की प्रोजेक्ट है ना, करेक्ट, तो वो देखेगा सिंपल पेपर, जल्दी से पैसा वापस आएगा, जल्दी 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 जल्दी। रिस्की प्रोजेक्ट है, जितना जल्दी पैसा वापस आएगा ना, बेस्ट। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, discounted payback will give you a better answer for the simple reason time value is an imminent, it is there। तो इसीलिए we calculate present values, जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं हम उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रेजेंट वैल्यूज, एंड वी कैलकुलेट DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सो डिस्काउंटेड पेबैक का मतलब यूजिंग DCF, यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल इनफ्लो हम उसको डिस्काउंटिंग करके लेंगे और उस पर कैलकुलेशन करेंगे। अगेन रूल सेम है, शॉर्टर द पेबैक बेटर द प्रोजेक्ट, सो लोअर द पेबैक पीरियड बेटर द प्रोजेक्ट। डिफरेंस इतना ही है कि इंस्टेड ऑफ सिंपल जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाज नॉट कंसीडर, इसमें हम टाइम वैल्यू कंसीडर करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेस्ट मेथड, मोस्ट यूज मेथड, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली सबसे बढ़िया मेथड, NPV। सो इट्स द बेस्ट टेक्निक एंड इट बेसिकली एड्स टू द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो फंक्शन है ना, बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये NPV पूरा करता है। सो NPV का फॉर्मूला टोटल डिस्काउंटेड, मतलब अगेन क्या है, डिस्काउंटेड वर्ड आके मतलब वी आर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो शॉर्ट फॉर्म बहुत बार यूज करते हैं TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो वी कंसिडर द टाइम वैल्यू। सो जितने इनफ्लोज हैं उसे कन्वर्ट किया आज की वैल्यू में, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ आउटफ्लोज, PV। बहुत बार आपको देखा हुआ मिलेगा कि माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्लीज रिमेंबर ऐसा पॉसिबल है कि प्रोजेक्ट के बीच में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े। मतलब प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 7 इयर्स का है, ठीक है, ओरिजिनली तो ईयर 0 में इनिशियली डाल दिया, वर्किंग कैपिटल भी डाल दिया, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईयर 4 के बाद, ईयर 3 के बाद बीच में एडिशनल वर्किंग कैपिटल जाता है, सम न्यू मशीन इज टू बी एडेड, सम एक्स्ट्रा यूटिलिटीज टू बी एडेड, मतलब बीच में भी आउटफ्लो हो सकता है। एंड देयरफॉर NPV में वी हैव टू सबट्रैक्ट ऑल द आउटफ्लोज, इनिशियल हो या बाद में वाला। एंड इसीलिए फॉर्मूला क्या बोला हमने, सारे आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो और देन उससे माइनस करो फ्रॉम द इनफ्लोज। नाउ द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। अब डिसीजन मेकिंग सबसे, ये सबको पता है, NPV पॉजिटिव, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। क्यों लेकिन? बिकॉज हमें जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा मिल रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ NPV पॉजिटिव। कि मैंने WACC यूज किया, मतलब मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेड वॉज से 15%, और मैंने NPV कैलकुलेट किया और NPV करके आंसर आया पॉजिटिव। सो NPV पॉजिटिव का मतलब है आई एम गेटिंग मोर देन 15%, इसीलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। इफ NPV इज नेगेटिव, हम रिजेक्ट करते हैं, नॉट बिकॉज लॉस है, बिकॉज हमें लेस देन एक्सपेक्टेड मिल रहा है। ठीक है, ये प्लीज समझिए कि NPV निगेटिव होना दैट डजंट मीन ये प्रोजेक्ट लॉस वाला है। NPV निगेटिव होना इसका मतलब है कि जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे कम मिल रहा है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम रिजेक्टिंग इट। आई एम नॉट रिजेक्टिंग बिकॉज ये लॉस है, आई एम रिजेक्टिंग बिकॉज मुझे चाहिए था 15%, ये प्रोजेक्ट दे रहा है मे बी 13% दे रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट 13% दे रहा है,
उसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन मुझे चाहिए 15% प्रॉफिट, वो दे रहा है 12-13% प्रॉफिट, दैट्स व्हाई आई एम रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट। सी मैं जॉब इंटरव्यू में गया और उन्होंने मुझे पूछा हाउ मच सैलरी डू यू वांट, मैंने बोला पर मंथ 80,000 एंड दे सेड नो नो वी विल गिव पर मंथ 70,000। मैंने बोला सॉरी सर 70 पे काम नहीं होगा, इट्स ओके थैंक यू वेरी मच। मतलब मुझसे फ्री में काम करवा रहे थे क्या? द आंसर इज नो। मुझसे पैसे मांग रहे थे क्या? द आंसर इज नो। लेकिन मैंने क्यों रिजेक्ट कर दिया जॉब? बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन वॉज 80,000 सैलरी पर मंथ, दे वर गिविंग 70,000 सैलरी पर मंथ। पैसे मिल रहे थे बट जितना मुझे चाहिए उससे कम मिल रहे थे, इसलिए मैंने रिजेक्ट की। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने जिस जॉब को रिजेक्ट कर दिया किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया। अब किसी और ने एक्सेप्ट क्यों किया होगा? बिकॉज उसको 70,000 चलेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन थी 70,000। ठीक है, मेरे बाद जो कैंडिडेट गया तो उसको भी सेम सवाल पूछा हाउ मच सैलरी यू वांट, उसने बोला हाउ मच यू आर गिविंग, दे सेड वी आर गिविंग 70, ये बोला 70 डन। उसको चाहिए 70, उसको मिल रहा है 70, तो एक्सेप्ट करेगा ना जॉब, वो करेगा एक्सेप्ट। क्या उसे 70 से ज्यादा मिल रहे हैं क्या? नहीं। 70 से कम मिल रहे हैं क्या? नहीं। जितना चाहिए 70, क्या मिल रहा है? 70। सो जितना चाहिए उतना मिल रहा है, उसे बोलते हैं एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। एंड देयरफॉर अगर एनपीवी 0 आता है, बहुत लोग बोलते हैं एनपीवी 0 मतलब एक्सेप्ट भी करो रिजेक्ट भी करो जो चाहिए करो, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, थियोरटिकली भी ऐसा नहीं है। एनपीवी 0 मीन्स मुझे चाहिए 70,000 सैलरी और वो 70,000 दे रहे हैं, एक्स्ट्रा है नहीं है, कम है नहीं है, जितना चाहिए उतना मिला, एक्सेप्ट। सो इफ एनपीवी इज 0 यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। एंड अगर कंपैरिजन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमको पता है 2-3 कंपैरिजन में कर रहे हैं, तो हायर द एनपीवी बेटर द प्रोजेक्ट, पॉजिटिव होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए इन केस ऑफ कंपैरिजन। सो आई एम श्योर नाउ एनपीवी रिलेटेड डाउट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनपीवी 0 होता है तो बहुत बारे बच्चे बोलते हैं कि सर 0 मतलब ले लो छोड़ दो आपका चॉइस, नहीं, एनपीवी 0 इज एक्सेप्ट, जितना चाहिए उतना मिला है। सो एडवांटेजेस ऑफ एनपीवी सिंपल, टाइम वैल्यू लेता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड। कैलकुलेशन में एस्टिमेशन, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि फ्यूचर का एस्टिमेशन करना ना, ये सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट चीज। देन डिस्काउंट रेट क्या लेंगे? डब्ल्यूएसीसी। मैंने बोला मेरी एक्सपेक्टेशन है 15%, किसी और कंपनी की हो सकती है 12%, किसी और कंपनी की हो सकती है 13%। ये परसेंटेज निकालना, दैट ऑल्सो इज अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो द लिमिटेशन, सी ये परसेंटेज ही रॉन्ग हो गया तो आगे का कैलकुलेशन भी रॉन्ग ही होगा ना, इसीलिए ये कुछ डिफिकल्टीज हैं। सो एनपीवी इज द मोस्ट प्रिफर्ड टेक्निक। एग्जाम में अगर पूछा इवेल्युएट और मेथड का नाम दिया ही नहीं होगा तो हमेशा एनपीवी यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड इज पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई। इसको एक और नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, दैट इज बीसीआर, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट, सिंपल। तो फॉर्मूला भी ऐसा ही है, टोटल डीसीएफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय, ये रेशियो में आंसर आएगा, ओके इसका आंसर आएगा रेशियो में। एनपीवी का आंसर था रुपीज में, पे बैक पीरियड का आंसर था नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ मंथ्स में, ओके एआरआर का आंसर था परसेंटेज में। तो हर एक का आंसर अलग अलग यूनिट में आ रहा है, कोई परसेंटेज में, कोई रेशियो में, कोई रुपीज में, कोई ईयर्स में। इसीलिए ये सब कैलकुलेट करके हमें आगे जाना है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं। सो पीआई मेथड नाउ सबसे यूजफुल कब होता है देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं ना। सपोज एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने छोटा एग्जांपल 10 रुपए लगाए, ठीक है 10 रुपए लगाए आउटफ्लो एंड 15 रुपए इनफ्लो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये मेरा है इनफ्लो। सो इनफ्लो है 15 एंड माय आउटफ्लो इज 10। सो व्हाट इज माय एनपीवी?
माय एनपीवी इज 5। देन दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें इनफ्लो है 25, आउटफ्लो है 20, सो एनपीवी इज 5। तीसरा प्रोजेक्ट है इनफ्लो इज 55, आउटफ्लो इज 50, एनपीवी इज 5। अब तीनों प्रोजेक्ट में एनपीवी आ गया 5। अभी 5 लाख लो, 5 करोड़ लो या 500 ले लो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या फिर तीनों प्रोजेक्ट में से कोई भी लिया तो चलेगा क्या? आर दे ऑल सेम? द आंसर इज नो। व्हेन द एनपीवी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट इज सेम, तब अपना पीआई बन जाता है किंग। तो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे? प्रोजेक्ट नंबर 1, बिकॉज 10 लाख लगा के, ओके 10 लाख लगा के आप 15 कमा रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या है, इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट तो सेम है, बट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ये सबसे ज्यादा है। मतलब जो पहला प्रोजेक्ट है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है 50% की, दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें है 25% की, तीसरा वाला है उसमें सिर्फ 5% की प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब भी एनपीवी सेम हो, एकदम आसपास हो, इन दैट केस पीआई मेथड विल बी द बेस्ट। डिसीजन कैसे लेना है? इफ पीआई मोर देन 1, एक्सेप्ट, यहाँ पे एनपीवी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। इफ पीआई लेस देन 1, रिजेक्ट, यहाँ पे एनपीवी क्या होगा? निगेटिव। इफ पीआई इज इक्वल टू 1, एक्सेप्ट, एनपीवी 0। पता है अभी हमने बात करी, एनपीवी 0 जितना चाहिए उतना मिला, तो पीआई बनेगा 1। सी ऐसे भी वो एमसीक्यू बना सकते हैं कि दे विल टेल यू कि इफ पीआई इज लेस देन 1, व्हाट विल बी एनपीवी? एनपीवी विल बी पॉजिटिव, एनपीवी विल बी नेगेटिव, एनपीवी विल बी 0, कांट से। तो यहाँ पर देखो, इफ पीआई इज लेस देन 1, एनपीवी विल बी नेगेटिव। नेगेटिव को टिक करो, डन। अगेन कंसेप्ट इज किंग। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ऑब्वियसली आप कोई भी एमसीक्यू आराम से सही आंसर दे सकते हो। सो एनपीवी कब यूज करना है और पीआई कब यूज करना है? सो एनपीवी ऑफ कंपेरेबल, ये देखो पहला अभी बताया कि पीआई, एनपीवी सेम है, पीआई यूज करो। प्रोजेक्ट हैविंग साइजेस, लाइफ ये अलग अलग है, डिफरेंट साइज डिफरेंट लाइफ्स, तो टॉपिक आएगा बाद में, उसमें और बताएंगे। एंड कैपिटल रेशनिंग, ये भी आगे आ रहा है 2 मिनट में। सो इन सब केसेस में पीआई मेथड इज यूजफुल। लेकिन प्लीज रिमेंबर, पीआई मेथड इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले हमेशा एनपीवी। और अगर एनपीवी से आंसर क्लैरिटी नहीं आ रही है, देन एज अ रेफरेंस यू गो टू पीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजस्टेड एनपीवी, एक और नया कंसेप्ट। सी क्या हुआ है, ओवर नंबर ऑफ इयर्स बेसिक कंसेप्ट आते गए, फिर लोग उसके बारे में सोचते गए कि ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं, वैसा हुआ तो, अगर ये अलग अलग है तो क्या करेंगे। इसलिए ये सब न्यू कंसेप्ट लाइक एडजस्टेड एनपीवी, देन आईआरआर आ गया तो मॉडिफाइड आईआरआर, ऐसे कंसेप्ट आते गए। सो देखते हैं ना, व्हाट इज एडजस्टेड एनपीवी। टू नो एडजस्टेड या टू अंडरस्टैंड एडजस्टेड, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एनपीवी कैलकुलेशन में क्या यूज होता है? डब्ल्यूएसीसी, पता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डब्ल्यूएसीसी हम यूज करते हैं एज अ डिस्काउंट रेट। डब्ल्यूएसीसी बनता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जिसमें होता है डेट कैपिटल, जिसमें होता है इक्विटी कैपिटल। सम टाइम बैक हमने पढ़ा था, अभी इसी वीडियो में शुरू में हमने पढ़ा था कि डेट कैपिटल भी होता है और इक्विटी भी होता है, और दोनों को मिला के डब्ल्यूएसीसी बनता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वन प्रोजेक्ट इज फुल इक्विटी बेस्ड, उसमें डेट है ही नहीं, और दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें डेट इक्विटी दोनों है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, एक में सिर्फ इक्विटी, दूसरे में डेट इक्विटी, मतलब दोनों का डब्ल्यूएसीसी अलग होगा। तो उनको कंपेरेबल कैसे करें फिर? अगर दोनों का डिस्काउंटिंग रेट ही अलग है, दोनों का बेस ही अलग है, डब्ल्यूसीसी अलग है, तो कैसे कंपेयर करें? इसीलिए एनपीवी को एडजस्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई द होल कांसेप्ट ऑफ एडजस्टेड एनपीवी। देखते हैं। सो फॉर कंप्यूटिंग एनपीवी वी यूज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है,
WACC is based on proportion of debt and equity. Then if a company has higher debt, बहुत ज्यादा लोन होगा, तो उसे क्या फायदा मिलेगा? वो टैक्स एडवांटेज मिलेगा, उसे इनकम टैक्स का, लिवरेज का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जो फुल इक्विटी वाला है उसको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, और दोनों का कंपैरिजन करना है। सो फॉर कंपैरिजन पर्पसेस वी कैलकुलेट एडजस्टेड एनपीवी। ये कंसेप्ट है। सी कैसे करना है, कैलकुलेशन क्या है, वो हम देखने ही वाले हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये क्यों करना है भाई, क्यों एडजस्टेड एनपीवी निकालना है, क्यों पीआई को यहाँ पे लेना है, क्यों इधर ऐसा करना है, क्यों वैसे करना है। So that logic, that concept is important. That is what we are learning in this video. So adjusted NPV में the base case NPV, base किसको लेते हैं? एक all equity financed, ओके, all equity financed है, उससे हम डिस्काउंटिंग करके NPV निकालते हैं। और फिर उसमें क्या हम जोड़ते हैं? उसमें जो डेट का जो टैक्स सेविंग था ना, एंगल, मैंने बोला ना डेट है तो टैक्स सेविंग है, तो टैक्स सेविंग वाला एंगल निकाल के उसमें ऐड हो जाता है। How to do it we'll see in the next video, but the concept is why to do it, because there are two projects. One is equity finance, entire second is debt equity mixed finance. So how to make them comparable? By calculating adjusted NPV. So formula base case, base कौन सा लेना है? Assuming all equity लेके WACC से calculate and NPV of tax shields, मतलब डेट में जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट का जो टैक्स सेविंग होता है, इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट टैक्स सेविंग। सी टैक्स सेविंग सिंपल है, कोई भी टैक्स डिडक्टिबल कॉस्ट इनटू टैक्स रेट, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स सेविंग। So depreciation into tax rate is tax saved, interest into tax rate is tax saved, rent into tax rate is tax saved, ये सारे डिडक्टिबल है। That's how the whole idea of adjusted NPV. Then next concept is IRR. Next concept अपना आ गया internal rate of return, IRR. चलो again concept पहले। So NPV positive, accept the project. NPV negative, reject the project. अब NPV पॉजिटिव का मतलब क्या है? जितना चाहिए उससे ज्यादा मिला। तो किसी ने पूछा सर आपको कितना चाहिए था, मैंने बोला 15%। आपको कितना मिला, मैंने बोला ज्यादा मिला। बोले नहीं नहीं सर कितना मिला, अरे मतलब ज्यादा मिला। तो सामने वाला पूछा नहीं नहीं सर कितना मतलब एग्जैक्टली कितना कमाया आपके प्रोजेक्ट में। मैंने बोला 15 से ज्यादा कमाया। तो बोला नहीं सर मुझे एग्जैक्ट नंबर बताओ। तो जो एग्जैक्ट नंबर है जो आपका प्रोजेक्ट असल में कमाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। See the meaning. So IRR is the discount rate, ये ठीक है, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा कि where NPV become 0, उस रेट को बोलते हैं IRR. MCQ. The rate which makes NPV 0 is called as dash IRR. But meaning क्या है? IRR is the actual rate of return, actual जो आपके प्रोजेक्ट ने कमाया, earned by the project over its entire life, सारे कैश फ्लोज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सबको मद्देनजर रखते हुए जो रेट योर प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR. एंड अगर वो एक्चुअल है, एनपीवी हो गया 0, सो एनपीवी 0 का मतलब क्या है? एनपीवी 0 का मतलब है DCF ऑफ इनफ्लोज विल बी सेम एज DCF ऑफ आउटफ्लोज। एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? सारे DCF इनफ्लोज माइनस DCF आउटफ्लोज, अगर दोनों सेम ही हो गए तो एनपीवी 0। एंड व्हाट इज द डिसीजन मेकर? इफ IRR इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC, जितना आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड, उसको एक और नाम है हर्डल रेट। हर्डल मतलब ऑब्स्टेकल, आपको उससे ज्यादा चाहिए था, अड़चन है ना, अड़चन इतना मिनिमम चाहिए, उससे आगे जाना था आपको, हर्डल को छलांग मार के आगे जाना है। तो वो रेट अगर आपके ऑब्स्टेकल से, हर्डल से एक्स्ट्रा दे रहा है तो एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट। अगर उससे कम दे रहा है, लेस देन,
लेस देन रिजेक्ट, और अगर सेम दे रहा है एक्सेप्ट। एंड अगर कंपैरिजन है दो प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट का कंपैरिजन, देन हाईएस्ट आईआरआर, हर्डल रेट के भी ऊपर होना चाहिए और वो 3-4 प्रोजेक्ट में भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, दैट प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ आईआरआर। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर 2-3 प्रोजेक्ट, हम सपोज 2 प्रोजेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए में ना एनपीवी अच्छा आ गया, प्रोजेक्ट बी में ना आईआरआर अच्छा आ गया, कर लो बात, अभी हो गया कंफ्यूजन, बिकॉज एनपीवी बोल रहा है ए, आईआरआर बोल रहा है बी, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर, दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं। मतलब होता है ना, कभी कभी हमने किसी को पूछा भाई कहां से जाएं, वो बोला यहां से राइट मुड़ जाओ, गूगल देखा, गूगल बोल रहे टेक अ लेफ्ट, इसको हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या करें भाई? सो जनरली आईआरआर और एनपीवी जनरली सेम आंसर देते हैं। देखो जनरली एनपीवी एंड आईआरआर गिव द सेम डिसीजन। जनरली मतलब क्या है? मेजॉरिटी। 100 बार कैलकुलेट किया तो 95 बार दोनों का आंसर सही आएगा, यही ले लो। लेकिन कभी कभी दोनों के आंसर अपोजिट जा सकते हैं। ये कब जाते हैं अपोजिट में, वो भी रीजन देख लो। नंबर 1, ऐसे प्रोजेक्ट ओके जिसका साइज ही अलग है। लार्जर प्रोजेक्ट्स हैव हायर एनपीवीज बट मे हैव अ लोअर आईआरआर। मतलब साइज ऑफ द प्रोजेक्ट अलग है, दो जो कंपैरिजन कर रहे हो ना, वो साइज ही अलग है, पॉसिबल है। दूसरा, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस। मतलब देखो, एक प्रोजेक्ट में ना शुरू के साल में ज्यादा कैश फ्लोज है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट सेम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 10 लाख 10 लाख। लेकिन पहला जो प्रोजेक्ट है उसका CFAT ईयर 1 4 लाख, ईयर 2 3, ईयर 2 एंड ईयर 3 4 3 2 1 ऐसे CFAT है। और दूसरा प्रोजेक्ट है उसके CFAT 1 2 3 4 है। समझ में आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट में ना CFAT शुरू में बहुत ज्यादा है और वो कम कम होते जाते हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट है शुरू में कम CFAT है फिर बढ़ते जाते हैं। जब ऐसा होता है तब भी देखा गया है कि आंसर्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग। एंड तीसरा, प्रोजेक्ट्स विद नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोस। तीसरा प्रॉब्लम है एक्चुअली। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि शुरू में भी आउटफ्लोज है, बाद में भी आउटफ्लोज आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, व्हाट इज कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल, ट्रेडिशनल। नॉर्मली शुरू में आते हैं आउटफ्लो, बाद में इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो। बट अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि शुरू में आउटफ्लो, बीच में इनफ्लो, बाद में फिर आउटफ्लो, तो ऐसे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम देखो, मल्टीपल, मतलब देयर कैन बी 2 IRRs। हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लगाया, तो 2 IRR भी पॉसिबल है भाई। यहाँ एक नहीं जम रहा था, 2 आ गए यहाँ तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड देयरफॉर इसका रास्ता क्या है? whenever NPV and IRR conflict, always prefer NPV। फिनिश। ऑलवेज प्रिफर NPV। नंबर 1 वो रुपीज में आता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डायरेक्टली जाता है। एंड दूसरा क्या है, IRR में एक अजम्पशन है, ये अजम्पशन थोड़ा सा खोखला है, अनरियलिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा है। सो IRR अज्यूम करता है कि जो आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं ना, वो उसी हायर रेट पे री इन्वेस्ट हो रहे हैं। हमने डिस्काउंटिंग शुरू किया था, एंड डिस्काउंटिंग में हमने लिया था WACC, ठीक है। एंड जैसे जैसे इनफ्लोज आते गए, IRR ये अज्यूम करता है कि जो नए पैसा है, नया पैसा, वो री इन्वेस्ट हो रहा है एट अ IRR रेट जो कि हायर है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली सब WACC पे ही होता है। तो जो अजम्पशन है IRR का, दैट अजम्पशन भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। एंड इसीलिए इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन NPV एंड IRR, हमेशा कौन जीतेगा? हमेशा जीतेगा NPV, हमेशा। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है NPV और PI के बीच में, तो हमेशा कौन जीतेगा? NPV। तो NPV इज ऑलवेज द बेस्ट मेथड।
ओके लेकिन एनपीवी ही सेम आ गया, देन यू गो टू आईआरआर, देन यू गो टू पीआई, देन बाकी आप मेथड यूज करो, बट पहले किसको देना है प्रायोरिटी? एनपीवी। देन एक और कंसेप्ट है जस्ट फॉर एमसीक्यू सेक, कि एनपीवी आईआरआर का जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें एक और फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक कंसेप्ट है, उसको एक और नाम दिया गया क्रॉसओवर रेट। So Fisher's rate of intersection is the cost of capital, that discount rate where NPV of two mutually exclusive projects are exactly equal. So this is the line जो MCQ में पूछ सकते हैं. So what is the Fisher's rate or what is the crossover rate? So ऐसा discount rate जो दो projects के NPV को मैच कराता है, सेम कराता है, ऐसा रेट जो है उसे बोलते हैं फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन या क्रॉसओवर रेट। एमसीक्यू, बस न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ एमसीक्यू। सो फिशर्स रेट कैलकुलेशन में क्या करते हैं, दे फाइंड आउट द आईआरआर ऑफ द डिफरेंशियल। सो कैलकुलेशन जाने दीजिए, सो आप सिर्फ याद रखो कि फिशर्स रेट ऐसा रेट है एट दैट डिस्काउंट रेट वेयर एनपीवी ऑफ टू म्यूचुअली मतलब कंपेरेबल प्रोजेक्ट विल बी सेम। दिस हेल्प्स, फिशर रेट का यूज क्या है, हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट, जो एनपीवी आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट था ना उसको मिटाने के लिए फिशर्स रेट यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मॉडिफाइड आईआरआर या एमआईआर। अभी मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ आईआरआर क्या था कि इट अज्यूम्स कि री इन्वेस्टमेंट हायर रेट पे होता है, ये प्रॉब्लम था, और उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कंसेप्ट ऑफ एमआईआरआर इज क्रिएटेड। So basically IRR suffers from two limitations. So limitation का मतलब है demerit, जो थोड़ा सा गड़बड़ वाले पॉइंट्स हैं वो क्या है, नंबर वन, फ्यूचर कैश फ्लोज विल बी री इन्वेस्टेड एट द आईआरआर रेट, जो कि जनरली होता है हायर रेट। इसी हायर रेट पे ही ये पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है, ये अजम्पशन है। एंड दूसरा, नॉन कन्वेंशनल, मैंने भी बताया कि मल्टीपल आईआरआर आ सकते हैं, मोर देन वन आईआरआर। सो इन दोनों प्रॉब्लम को मिटाने के लिए MIRR is defined as that discount rate which equates the present value of future cash flows, लेकिन using the original WACC। So इसमें क्या assumption है, इसमें assumption क्या है कि cash flows are reinvested, ये आगे MCQ, they are reinvested at WACC। ऑप्शन देंगे री इन्वेस्टेड एट आईआरआर रेट, WACC, दिस दैट। सो MIRR जैसे ही दिखा MIRR, ओरिजिनल WACC पे री इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इज द पॉइंट। एंड डिसीजन कैसे होगा फाइनली, एक्सेप्टेंस के लिए MIRR शुड बी मोर देन, ऑब्वियसली बिकॉज WACC इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन। तो जब तक MIRR WACC से ज्यादा है, एक्सेप्ट। इट डजेंट मैटर ओरिजिनल IRR क्या था, कंपैरिजन इन दोनों का हो। इफ MIRR इज मोर देन WACC, एक्सेप्ट, दूसरे नॉर्मल IRR को भूल जाओ इन दैट केस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इस पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइफ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि दो प्रोजेक्ट्स है मेरे सामने, एक है 5 साल वाला, दूसरा है 4 साल। अब ऑब्वियसली 5 साल वाला है मतलब उसमें 5 साल कैश फ्लोज है। सो जनरली नॉर्मली वो 5 साल वाले का एनपीवी ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल लेते चलो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। ठीक है ना, ए को मार्क्स मिले हैं 70% और बी को मार्क्स मिले हैं 60%। ठीक है, अभी मैंने पूछा भाई ए और बी में से कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, तो सबने बोल दिया मैडम ऑब्वियसली सर ए अच्छा है। क्यों, ए को मिले 70, बी को मिले 60, सो ए बेटर है। फिर उसमें मैंने एक और चीज ऐड करी कि उसने कितने टाइम पढ़ाई की है, उसका स्टडी का टाइम कितना है, ये डेटा हमने जोड़ दिया। तो ये जो ए है इसका स्टडी टाइम था 5 डेज और जो ये बी है इसका स्टडी टाइम था 3 डेज। एंड नाउ सडनली द आंसर्स विल बी डिफरेंट।
सो जब तक दोनों सेम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए बेटर है, 70% लेके आया है। लेकिन अभी देखिए, अभी दोनों ने अलग अलग टाइम पढ़ाई की है। ए ने 5 दिन पढ़ के उसको मिला है 70%, और बी ने 3 दिन पढ़ाई करके उसे मिला है 60%। सो नाउ व्हेन आई कंपेयर दीज टू, सो ऑटोमेटिकली बी बन जाता है बढ़िया, बी बढ़िया बन जाता है कंपैरिजन में। विदाउट द दोनों सेम सेम था ना, अगर सेम टाइम होता ना तो ए अच्छा था, बट जैसे टाइम अलग हो गया तो बी अच्छा बन गया। दैट इज व्हाट वी डू इन अनइक्वल लाइव्स। हम दोनों को दो जो प्रोजेक्ट है कंपैरिजन में सेम लेवल पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम लेवल पे क्या लेके आ गया, मैंने किया सिंपल 70/5 किया, यहाँ पे 60/3 किया। इफ यू डू 70/5, 60/3, obviously that's how we decided। ठीक है, that's how we decided। सो नॉर्मली एनपीवी मेथड यूज होता है, नॉर्मली जब तक दोनों प्रोजेक्ट का लाइफ सेम है, एनपीवी to compare the mutually exclusive project। But when such projects have different useful lives, the decision making सिर्फ मार्क्स पे जाते हैं ना तो आंसर गलत होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, we calculate equivalent annual annuity, EAA। इसके अलग अलग नाम है। अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन कर रहे हो तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, अगर सिर्फ प्रॉफिट है तो बेनिफिट या वैल्यू, बट इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्विवेलेंट एनुअल, कि अगर 5 साल में इतना एनपीवी है तो 1 साल में कितना, इसका 3 साल में इतना एनपीवी है तो 1 साल में कितना। सो 5 को हम 1 पे लेके आ गए, 3 को हम 1 पे लेके आ गए। नाउ दे आर कंपेरेबल 1-1 पर ईयर, पर ईयर। सो ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट या एनुअल बेनिफिट या एनुअल वैल्यू। सो यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू या बेनिफिट। सो EAV, EAC, EAA फॉर्मूला एक ही है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV अपॉन PVIFA, मतलब सिंपल सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स, सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स। डिस्काउंट फैक्टर मतलब अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, उनके अगर टोटल ले लेंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युइटी PVIFA, R% N ईयर्स। सो अगर आप लेते हो R% अगर होगा से 10% एंड नंबर ऑफ ईयर्स होंगे अगर 10 ईयर्स, तो आपको पता है 10 ईयर्स 10% 1 करते करते 6.1445 ऐसे आ जाएगा। या फिर ये 5 ईयर्स होगा 10%, सो 3.790 ऐसा आ जाएगा। सो वी कैलकुलेट डिवाइड द एनपीवी बाय दिस फैक्टर, जिससे आपको मिलेगा कि 5 साल में इतना एनपीवी है तो पर ईयर कितना, 3 साल में इतना है तो पर ईयर कितना। देन वी कंपेयर द पर ईयर, और उसमें जो ज्यादा होगा दैट विल बी आवर सिलेक्शन। Then in unequal life there is another method called as the LCM, least common multiple। तो इसमें अगेन काम वही कर रहे हैं हम लोग, हम उसको इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनेटली मैच कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया, दो प्रोजेक्ट है, एक है 3 साल का, एक है 2 साल का, तो उनका एलसीएम क्या होगा 6 साल। सो मैच क्या करते हैं हम लोग कि इसने 2 साल में इतना कमाया तो 6 साल में कितना कमाएगा, ये 3 साल में इतना कमाया तो 6 साल में कितना कमाएगा। सो हम 2 को लेके जाते हैं 6 पर, 3 को लेके जाते हैं 6 पर, सो सेम लेवल पे आ गए एंड देन वी कम। दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, पहला मेथड उसको पर एनम में लेके आता है और दूसरा मेथड उसको एलसीएम में लेके आता है, पर दोनों में व्हाट इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कंपेरेबल होने चाहिए, सेम लेवल पे लेके आओ तभी उसको कंपेयर करो, एंड देन द कंपैरिजन विल बी वैलिड, मीनिंगफुल, लॉजिकल, डिसीजन फिर आपका सही होगा। अगला टॉपिक है अबेंडनमेंट वैल्यू। ना अबेंडन करना मतलब छोड़ दे, तो यहां पे सी जैसे I'll give a very good example। जैसे ये जानना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में कब आना है, ये भी जानना जरूरी है कि कब रिलेशनशिप को ब्रेकअप करना है।
ओके, दिस वेरी डीप। सो कब रिलेशन में आना है? तो जस्ट बिकॉज आपको लड़की दिख गई, अच्छी लगी, तुरंत रिलेशनशिप में नहीं आना है। आप करते हो पहले एनालिसिस, ऑब्वियसली। उससे बात करते हो, जान पहचान होती है, दोस्ती होती है, ये होता है, एंड देन यू डिसाइड। जब आपको लगता है कि हाँ भाई, इसके साथ हम कुछ सीरियस कर सकते हैं रिलेशनशिप में, इसके साथ आगे जा सकते हैं हम। एंड नाउ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड बीच में झगड़े हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, अनबन हो रही है, एंड देन थोड़ा सा निगेटिविटी है, उसमें भी डिसीजन जरूरी है कि वेदर दिस रीजन इज गुड इनफ फॉर अ ब्रेकअप और नॉट। सेम लॉजिक है दैट इन केस ऑफ अ प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, प्रोजेक्ट आगे जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट, ओरिजिनल प्रोजेक्ट था सपोज 10 साल, एंड 4 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी जो मार्केट कंडीशंस है वो चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन बदल रही है, गवर्नमेंट रूल्स बदल रहे हैं, एंड जो हमने ओरिजिनल एस्टिमेट किया था ना पूरे CFAT का एस्टिमेशन, दैट एस्टिमेशन इज गोइंग टू चेंज। सो यहाँ पे आप डिसीजन लेते हो कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट था 10 साल का, 4 साल आर डन, मतलब कितने बचे? 6 साल बचे, ठीक है। सो अगले 6 साल का यू हैव टू डू अ रिकैलकुलेशन वर्सेस अगर आपने वो प्रोजेक्ट अभी बंद कर दिया तो ये मशीन बेच देंगे, मशीन का पैसा आएगा, एंड ऑब्वियसली 4 साल पुरानी है एज कंपेयर टू 6 साल पुरानी मशीन, या एज कंपेयर टू 8 साल पुरानी मशीन, 4 साल पुरानी का ज्यादा पैसा आएगा। सो डिसीजन क्या होता है? देखो, सो डिसीजन होता है कि अगर अभी हम यहां से निकल पड़ते हैं बाहर, अबेंडन छोड़ देते हैं प्रोजेक्ट को, तो मेरा कितना फायदा होगा, और अगर कंटिन्यू करते हैं तो आगे आने वाला फायदा कितना होगा। एंड ऑब्वियसली जहां फायदे की बात है, जहां पे फायदा ज्यादा होगा वो डिसीजन ले लेंगे। इसका मतलब है द प्रोजेक्ट विल बी डिसकंटिन्यूड, अबेंडन मतलब डिसकंटिन्यूड, व्हेन द सैल्वेज वैल्यू, आज का आने वाला पैसा, इज मोर देन द फ्यूचर NPV। सिंपल, करेक्ट। आज का जो है, आज का आने वाला पैसा इज मोर देन द फ्यूचर का NPV, देन आज ही बंद कर दो। बट अगर ऐसा नहीं है, फ्यूचर में ज्यादा फायदा होगा, तो कंटिन्यू करो। सो डिसीजन क्या है? कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल है। कंपनी में ना बहुत बार वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग अप अ VRS स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बोलते हैं एक काम करो, आज ये लमसम, आज बहुत सारे पैसे ले लो और थैंक यू वेरी मच। तो VRS सबको रिटायर कर दिया, पैसे दिए, बहुत पैसे दिए, रिटायर कर दिया। उसमें क्या कैलकुलेशन यही होता है, अबेंडनमेंट, हमने एम्प्लॉयज को डिसकंटिन्यू कर दिया ना। लेकिन एम्प्लॉय को डिसकंटिन्यू करने की वजह से फ्यूचर सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, फ्यूचर बोनस नहीं देना पड़ेगा, फ्यूचर PF नहीं, फ्यूचर ग्रेचुइटी नहीं, फ्यूचर वेलफेयर नहीं, मतलब फ्यूचर में इतना खर्चा बचेगा, सेविंग। और फ्यूचर में इतना पैसा बचेगा, सेविंग, वर्सेस अभी कितना देना है। तो अभी अगर जो देना पड़ रहा है वो फ्यूचर के सेविंग से कंपेयर करके, अगर अभी सस्ता पड़ रहा है तो डिसकंटिन्यू करो, या फिर अभी महंगा पड़ रहा है तो कंटिन्यू। That decision is called as abandonment. So project may be discontinued before the end of the tenure. And तभी डिसकंटिन्यू करेंगे जब फ्यूचर का आने वाला प्रॉफिट बहुत कम है, आज निकल लेंगे तो ज्यादा मिलेगा। And this happens when the environmental factors change, competition, government rules, regulations change, then ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। बढ़िया है, ले लो डिसीजन। सिर्फ इट्स अबाउट मनी, इसमें ईगो कुछ नहीं होता, इसमें इमोशन कुछ नहीं होते। अगर आज मुझे ये प्रोजेक्ट छोड़ना फायदेमंद है तो मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ दूंगा, सिंपल। अगर कंटिन्यू करना फायदेमंद है तो कंटिन्यू करेंगे, सिंपल। दैट इज द होल कैलकुलेशन। देन नेक्स्ट कंसेप्ट, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड रिकवरी सिस्टम। अपने मॉड्यूल में तो दिया हुआ हेडिंग है, बट इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। सो व्हाट इज दिस सिस्टम? इट्स बेसिकली एग्जांपल, नाम बहुत हाईफाई नाम है इसका, बट इसका बेसिक आइडिया है इसकी, इनिशियल ईयर्स में ना ज्यादा डिप्रिसिएशन, बाद में ईयर्स में कम डिप्रिसिएशन। इट्स अ US सिस्टम, बेसिकली US का
टैक्स लॉज और वहां का ये कंसेप्ट है। एग्जाम्पल देखिए, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने एक नई कार खरीदी बिजनेस के लिए या पर्सन के लिए, बॉट अ न्यू कार। अब आपको पता है कि सपोज गाड़ी है 20 लाख की। आप जैसे ही गाड़ी लेके शोरूम से बाहर निकल के घर पहुंच गए और नेक्स्ट डे आपको गाड़ी बेचनी है, नेक्स्ट डे। ओके, आप आज गाड़ी शोरूम से निकाले और अगले दिन गाड़ी बेचनी है, गाड़ी है 20 लाख रुपए की, तो अगले दिन आपको 20 लाख मिलेगा क्या? द आंसर इज नो। नो, वो गाड़ी होगी सेकेंड हैंड। एक दिन में उसकी वैल्यू खट करके कुछ हजार, मे बी लाख रुपए से गिर जाएगी। एक हफ्ते बाद, 6 महीने बाद, एक साल बाद, मतलब क्या हो रहा है? इन द इनिशियल ईयर्स, शुरू में गाड़ी की वैल्यू बहुत फास्ट गिर जाती है। एंड देन बाद में, अब गाड़ी सपोज 6 साल पुरानी है, तो 6 साल के बाद बेचो या 7 साल के बाद बेचो, ज्यादा गैप नहीं आता पैसे में। लेकिन 6 महीने बाद बेचो और एक साल के बाद बेचो, शुरू में गाड़ी खरीदी आज, 6 महीने बाद बेचोगे और एक साल बाद बेचोगे, ये बीच का जो गैप है ना, बहुत बड़ा गैप है। मतलब शुरू में द कार इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ मच फास्टर रेट, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड। एंड कॉस्ट रिकवरी मतलब बेसिकली डेप्रिसिएट, ये यूएस का टर्म है इसलिए ऐसा हाईफाई है, बट बेसिक इट इज अ टैक्स रूल डिजाइंड टू मैच द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। इट इज यूज्ड इन द यूएसए टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर बिजनेस पर्पजेस। एंड इसका पर्पज इज कि इनिशियल ईयर्स में, ये देखिए, द टैक्स शील्ड, टैक्स एडवांटेज मिलता है हायर इन द अर्लियर ईयर्स। और हायर टैक्स एडवांटेज मतलब एनपीवी बढ़ जाएगा, टैक्स शील्ड बढ़ा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, बराबर, सो एनपीवी विल बी अफेक्टेड इन अ पॉजिटिव मैनर। तो ये जो सिस्टम है कि एसेट को इनिशियली हायर डेप्रिसिएशन, हायर टैक्स शील्ड, एनपीवी पॉजिटिव के एंगल से जाएगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। थियरी क्वेश्चन, थियरी आएगा तो थियरी। द नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। सम टाइम बैक हमने बोला इन्फ्लेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ इनहेरेंट, वो रहेगा ही। तो अगर रहेगा तो उसे इंक्लूड करो। इंक्लूड करो मतलब क्या करो? उसको कंसीडर करो कैलकुलेशन में। दैट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या इन्फ्लेशन एडजस्टेड फोरकास्टिंग। सो इट मींस इन्फ्लेशन का मतलब देखते हैं, राइज इन द प्राइस लेवल, परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूसेस। परम सत्य है, परम सुंदर नहीं है, बट परम सत्य है कि इन्फ्लेशन विल बी देयर, वैल्यू ऑफ मनी विल फॉल इन द फ्यूचर। एंड इसीलिए अनअवॉइडेबल है। एंड देयरफॉर क्या करना चाहिए? इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसको कंसिडर करो, उसको कंसिडर करो। सी वैल्यू ऑफ मनी इज जस्ट लाइक ब्यूटी। आज जो सुंदर है वो 10, 20, 40, 60 बाबा वो सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाती है। जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, एक्सटर्नल ब्यूटी विल रिड्यूस एज टाइम पासेस। इसीलिए ऑलवेज सी द इंटरनल ब्यूटी। इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, चेहरा तो बदल जाता है। वैसे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन से आपके हाथ में आज जो 1 लाख रुपए है, वो 5 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉरगेट 5 साल बाद, एक साल बाद भी उस 1 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड देयरफॉर यू हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट इन योर एनालिसिस। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन बेस्ड कैश फ्लो। सो इसमें क्या करना है? दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है नॉमिनल टर्म्स। सो नॉमिनल टर्म्स का मतलब है इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन इफेक्ट। एक्चुअल जो आपको पैसे मिले, दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल टर्म्स। एग्जाम्पल लेते हैं, अरे तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने आज 100 रुपए बैंक में रखे, एफडी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है से 10%। तो मुझे एक साल बाद, 1 ईयर का ड्यूरेशन है, तो एक साल बाद मेरे हाथ में कितना रुपए आएंगे? 110। ये 110 मेरे जेब में है, एक्चुअली मेरे जेब में है, एक्चुअल है। इसे बोलते हैं नॉमिनल कैश फ्लो। ये नॉमिनल कहलाएगा बिकॉज 110 रुपए मेरे पास है, एक्चुअल मनी। लेकिन अब देखो, इन्फ्लेशन भी पीछे पीछे आ रहा है।
100 रुपए जो पहले थे, इसका इन्फ्लेशन रेट है सपोज 7%, इन्फ्लेशन 7% 1 ईयर, मतलब जो चीज 100 रुपए की थी एक साल पहले, वो एक साल बाद कितने रुपए की हो जाएगी? 107 की हो जाएगी। मतलब मेरे जेब में कितने हैं? मेरे जेब में है 110 रुपए। लेकिन महंगाई बढ़ते बढ़ते जो चीज 100 रुपए की थी वो चीज 107 की हो गई है। मतलब रियली स्पीकिंग मुझे 10 रुपए का फायदा नहीं हुआ है, रियली स्पीकिंग मुझे 3 रुपए का फायदा हुआ। ओके, रियली स्पीकिंग, सो 3 रुपए जो है वो मैंने इन्फ्लेशन को हटा दिया ना, तो ये नेट बचा, नेट रियल, ये रियल में आता है। सो रियल टर्म्स, एक होता है नॉमिनल कैश फ्लो एनसीएफ, एक होता है रियल कैश फ्लो आरसीएफ। ये 10% क्या है? 10% है नॉमिनल रेट। सो रेट भी होता है एनआर, नॉमिनल रेट। सो ऑन पेपर मैंने कितने कमाए? 10%। बट रियल रेट, क्या मैंने सच में 10% कमाए हैं क्या? द आंसर इज नो। मैंने कमाए 3 रुपए एक्स्ट्रा 107 रुपए पे। मतलब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में नॉमिनल रेट होगा मेरा 10% एंड रियल रेट होगा मेरा 2.8%। 2 पॉइंट कैसे आया? 3 रुपए अपॉन 107 इंटू 100। इन्फ्लेशन को हटा दिया मैंने। सो विथ इन्फ्लेशन कितना कमाया? 10%, उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट। बट जैसे ही इन्फ्लेशन को हटा दिया, रियली कितना कमाया? तो रियली 10% कमाया है क्या? रियली 10% नहीं कमाया, रियली कमाया 2.8। सो ये जानना, ये समझना और इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना, दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लो। और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट। ये फॉर्मूलाज है कि कैश फ्लो को कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाता है। लेकिन एनपीवी में इंपॉर्टेंट क्या है? एनपीवी में देखो, नेवर मिक्स द कैश फ्लोज, ये बेसिक रूल है। मतलब अगर आप एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हो और अगर एनसीएफ डेटा दिया है, तो इसको किससे मैच करना है? नॉमिनल रेट से। अगर रियल कैश फ्लो दिया है तो इसको किससे मैच करना है? रियल रेट से। मिक्स मैच नहीं करना है, मिक्स मैच नहीं करना है। और क्वेश्चन में दिया जाता है ये नॉमिनल है, दिया जाता है, और जानबूझ के वो क्या करेंगे टू कंफ्यूज यू, कैश फ्लो देंगे नॉमिनल, रेट देंगे रियल, और अगर आप फंस गए तो गए। तो इसलिए क्या करना है, पहले आप रेट को नॉमिनल में कन्वर्ट करो, नॉमिनल नॉमिनल मैच करो, फाइंड द एनपी। ओके, दैट इज हाउ यू सॉल्व। ये देखिए यहाँ पे दिया है, इन द एग्जामिनेशन जनरली दे गिव यू द नॉमिनल एंड उसमें रियल दिया होगा, तो आप नॉमिनल कैलकुलेट करो, नॉमिनल दिया होगा, दोनों को मैच करो एंड देन यू फाइंड द एनपीवी। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, कैपिटल रेशनिंग। सो कैपिटल रेशनिंग क्या कंसेप्ट है कि मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और पैसे कम है, सिंपल। ये अपना रोज का प्रॉब्लम है। भूख लगी है, बहुत कुछ खाना है और जेब में पैसे कम है। So in that case, what we have to do is we have to prioritize. We have to prioritize. So ये जो प्रायोरिटाइजेशन वाला जो काम है ना, इसी को बोलते हैं कैपिटल रेशनिंग। So when a firm has limited money, पैसे कम है, and several investment opportunities, अगर एक मशीन वाले बोल रहे हैं ये भी मशीन चाहिए, एचआर वाला बोल रहा है मुझे ऐसा चाहिए, एक अटेंडेंस सिस्टम चाहिए, अकाउंट्स वाला बोल रहा है मुझे एक ईआरपी में कुछ नया करके दो, एसएपी में कुछ ऐड करके दो, और सब में पैसे चाहिए और मैनेजमेंट के पास पैसे कम। सो विद इन द लेस मनी वी हैव टू सिलेक्ट दोज प्रोजेक्ट्स विच आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल, विच विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करना है। सो कम पैसों में
बेस्ट प्रोजेक्ट को चॉइस करना, कुछ प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ेंगे, करेक्ट। मैंने बोला ना पैसे मेरे पास कम है, सो कम पैसों में करेक्ट मुझे पाव भाजी भी खाने की इच्छा हो रही है, उसी में मुझे बर्गर भी खाने की इच्छा हो रही है, उसी में मुझे पुलाव भी खाने की इच्छा हो रही है, बट पेट में जगह है, जेब में नहीं है, करेक्ट। आप सोच रहे होंगे तीनों कैसे खाएंगे, पेट में जगह है, जेब में जगह नहीं है, पैसे कम है, सो देयर आई हैव टू डिसाइड कि अवेलेबल पैसे में क्या बेस्ट मिल सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रेशनिंग। इसमें दो टाइप होते हैं, पहला होता है हार्ड रेशनिंग। हार्ड का मतलब है पैसे है ही नहीं। अनदर एग्जांपल, मेरे बचपन में हम लोग पेरेंट्स के साथ घूमने जाते थे, गार्डन जाते थे, एंड फिर हम पेरेंट्स को पापा ये भी चाहिए, पापा वो भी चाहिए, मेरे गुब्बारा भी चाहिए, वो उधर चॉकलेट भी चाहिए, वो आइसक्रीम भी चाहिए, एंड पापा बोलते थे अरे अभी इतने पैसे नहीं है, कोई एक चूज करो, ठीक है, एंड तब हम मान लेते थे कि पैसे नहीं है। बट एक्चुअली क्या था, एक्चुअली पापा के पास पैसे थे एंड ही वांटेड अस टू प्रायोरिटाइज कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो जब पैसे हैं फिर भी आप सामने वाले को बोलते हो, उसे बोलते हैं सॉफ्ट रेशनिंग। और अगर सच में पैसे नहीं है तो उसे बोलते हैं हार्ड। तो हार्ड का मतलब है सच में पैसे नहीं, इसीलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। और दूसरा, पैसे हैं लेकिन मुझे प्रायोरिटाइज करना है कि अभी, सी जस्ट बिकॉज पैसे हैं खर्च नहीं करते, प्रायोरिटाइज करो कि अभी ये जरूरी है ना, तो ये करो। सो हार्ड मतलब सच में पैसे नहीं है, लोन लेना पड़ेगा, एंड सॉफ्ट मतलब पैसे है लेकिन अभी उतने खर्च नहीं करने हैं, बजट उतना नहीं है, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट। अनदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, एक होता है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। सो इनडिविजिबल नाम ही है, डिवाइड नहीं हो सकता, आइदर पूरा ले लो या पूरा छोड़ दो, पूरा ले लो पूरा छोड़ दो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैं गया, मैंने बोला भैया मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैंने बोला उसमें कितना चाहिए, नहीं नहीं मेरे पास पैसे कम है, मुझे सिर्फ 4 चम्मच खाने। वो बोलेगा नहीं नहीं वो मेरा कप है, मेरे कॉर्नेटो आइसक्रीम है, वो कॉर्नेटो 20 रुपए का आता है, 40 रुपए का आता है, पूरा लेना पड़ेगा। नहीं मुझे चोकोबार चाहिए, कितने का चोकोबार है, वो बोला 20 रुपए का चोकोबार है। सर भैया मेरे पास ना 15 रुपए है, तो 15 का दे दो, बोलेगा नहीं मिलेगा, लेना है तो पूरा ले लो, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ही विल नॉट डिवाइड इट ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। मैं गया, बहुत बहुत प्यास लगी थी, मैंने बोला पेप्सी है, बोला है ना भैया, कितना चाहिए, मैंने 2 घूंट चाहिए, बोले हट निकल, पूरा बॉटल लेना पड़ेगा वरना नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना आधे बॉटल का पैसा देता हूँ, बोला पैसा पूरा देना पड़ेगा, आइदर फुल और नथिंग, दैट इज कॉल्ड एज इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। एंड जब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होते हैं तो एनपीवी मेथड इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। कि हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आई शो यू कि हाउ टू सॉल्व इनडिविजिबल एंड हाउ एनपीवी इज यूज्ड। दूसरा होता है डिविजिबल प्रोजेक्ट, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। मैं दुकान में गया, मैंने बोला भैया शक्कर कैसी है, वो बोला 50 रुपए किलो, मैंने बोला 40 रुपए की दे दो, तो उसने शक्कर खुली होती है पैकेट में, 40 रुपए के हिसाब से दे दिया, डिविजिबल है। तो जहां पे आप प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जितना पैसा है उतने में काम हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट। एंड इन दैट केस पीआई मेथड इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। ये भी एमसीक्यूज कि इनडिविजिबल होगा तो कौन सा मेथड, एनपीवी, डिविजिबल हुआ कौन सा मेथड, पीआई, सच में पैसे नहीं है तो हार्ड, पैसे है लेकिन बजट नहीं है तो सॉफ्ट। सो चॉइस क्या है अपना, डिसीजन इज वी हैव टू चूज द बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्सिमम प्रॉफिट दिला के दे, और जो मेरा पैसा है वो भी पूरा इन्वेस्ट हो जाए। बिकॉज अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ तो देर इज अपॉर्चुनिटी लॉस। सो कैपिटल रेशनिंग में इवन अपॉर्चुनिटी लॉस हैज टू बी कंसिडर्ड। एंड द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज सोशल कॉस्ट बेनिफिट। सोसाइटी के एंगल से हमारे प्रोजेक्ट का कुछ फायदा है क्या। जनरली ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर विल नॉट फोकस ऑन सोसाइटी एज मच, वो अलग से सीएसआर वगैरह करते रहते हैं, लेकिन जो बिजनेस है वो बिजनेस है।
लेकिन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या जो बोलते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी वाले हैं, तो वहां पे सोशल एंगल पे भी देखा जाता है। ठीक है, सो सोशल कॉस्ट बेनिफिट इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, नेशन, कम्युनिटी, पोल्यूशन, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ना वगैरह वगैरह, वो एंगल इसमें होते हैं। इट इज जनरली फॉर, एज आई सेड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा देखा जाता है अबाउट सोसाइटी बेनिफिट्स। सो डिफरेंस प्राइवेट वाले वर्सेस सोसाइटी वाले। सो प्राइवेट में मेन इज प्रॉफिट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सोशल वेलफेयर। यहाँ पे सब मार्केट प्राइसेस, यहाँ पे उनको शैडो प्राइस मतलब सब्सिडी वगैरह एडजस्ट करके देखना पड़ता है। आपको पता है सब्सिडी होती है गवर्नमेंट में, ग्रांट होता है, तो एक्चुअल प्राइस अलग है, हमको अलग में मिलता है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं शैडो प्राइसिंग। देन एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर बोलेगा मैं क्या करूँ, बट गवर्नमेंट बोलेगा यस, हमारे प्रोजेक्ट हम ऐसे एरिया में लगाएंगे जहां से एम्प्लॉयमेंट होगा। सो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ देखते हैं। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक्सक्लूडेड, बाद में देखेंगे, ये हमेशा देखते हैं, एंड सो ऑन। तो ये मेन डिफरेंस है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट सोशल एंगल। और जो सोसाइटी वाला एंगल है, ओके, सोसाइटी वाले एंगल में देर आर टू मेन अप्रोचेस। ओके, देर आर टू मेन अप्रोचेस। सो एक है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, दैट इज यूनिडो अप्रोच। एमसीक्यू अगेन, दो अप्रोच है, एक है यूनिडो एंड दूसरा है लिटिल एंड मायरलेस। तो शॉर्ट फॉर्म है उसका LM अप्रोच। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन की सोशल कॉस्ट बेनिफिट में कौन से अप्रोचेस है, एक यूनाइटेड नेशंस वाला है, उसका नाम है यूनिडो, एंड दूसरा है लिटिल एंड मायरलेस अप्रोच। ओके, सो दे आर अ पार्ट ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। Okay, great. So now that brings us to an end of this theory concept session. I'll not call it a theory, I'll call it a concept clarity session, जो आपको कैपिटल बजटिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, एमसीक्यू में फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गया होगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी। सो माय नेम इज CA प्रसाद भट्ट, आपका रैंकर फ्रेंड। प्लीज, अगर आपको पसंद आया होगा, विच आई एम श्योर, सो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून विद द कैलकुलेशन पार्ट। हम लोग इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय द स्टडीज एंड होप यू गेट एन एग्जाम्शन इन योर CMA एग्जाम्स। टेक केयर।